Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter 6. The name of the chapter is Adolescence, a stage of growth and change. Adolescence का मतलब हो गया बच्चों किशोरावस्था. ठीक है, आप लोग अभी जिस एज में हो, जिस एज ग्रुप में हो, तो ये आपका एडोलेसेंस का एज है. ठीक है, किशोरावस्था का एज है. ठीक है, वहीं 11th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं, जो भैया दीदी लोग सब हैं, वो लोग अपना एडोलेसेंस क्रॉस कर रहे हैं. तो अभी आप लोग जिस एज में हो, क्लास 7 में हो, तो जिस एज में हो, तो ये एडोलेसेंस का एज है. और ये एज ग्रुप जो है एक स्टेज है लाइफ साइकिल का, जिसमें आप ग्रोथ हो, जिसमें आपका ग्रोथ होगा और बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिलेंगे. ठीक है, फिजिकल भी और इमोशनल भी, बिहेवियरल भी. ठीक है, बहुत तरीके के चेंजेस भी देखने को मिलेंगे. तो इसी सब को डिस्कस करेंगे हम लोग इस चैप्टर में, जिसका नाम है एडोलेसेंस, अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज. सो इट इज द 6th चैप्टर फ्रॉम द क्लास 7 साइंस बुक. ओके, ये क्लास 7 के साइंस बुक का 6th चैप्टर है. और आप क्लास 7 में पढ़ते हो और ये चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो, तभी इस वीडियो पे लैंड किए हो, और बहुत अच्छी बात है. वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, इसको आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया जाएगा आपको. और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके. ठीक है, इतना रूड मत होना. ठीक है, अपने दोस्तों के लिए भी थोड़ा भला सोच लेना. अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर देना. ओके, अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा अगर आपको जेके ऑनलाइन क्लासेस से ऑनलाइन ट्यूशन भी पढ़ना चाहते हो, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से वेबसाइट के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हो. बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड. ये सब फीस लगेंगे इसके लिए. ठीक है, इसमें आगे कुछ फ्री वाले सर्विसेज भी हैं, तो वो चैप्टर के दौरान में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि वो आप कैसे अवेलेबल कर सकते हो. ओके, ठीक है. तो इसके अलावा जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, एंड क्वोरा पे भी है. सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे. या फिर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो. तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत. ठीक है, शुरुआत मतलब फिर भी पढ़ाई करना पड़ेगा. ये नहीं कि दोस्तों के साथ टंडेली काट रहे हो. ठीक है, फिर भी पढ़ाई करना पड़ेगा, शुरुआत करना पड़ेगा. ऑलराइट, तो ये चैप्टर है एडोलेसेंस, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज. लेट्स स्टार्ट इट. चैप्टर स्टार्ट होता है कि द जर्नी ऑफ अ प्लांट जनरली बिगिंस विद द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड. किसी पौधे की जो जर्नी है, यात्रा जो है, वो सीड के जर्मिनेशन से होता है. ठीक है, किसी बीज के जर्मिनेशन से, कि वो पहले अंकुरित होगा, फिर वो छोटा सा पौधा बनेगा, फिर और थोड़ा बड़ा होगा तो वो पेड़ भी बन जाएगा फिर आगे चल के. ठीक है, तो इसी तरीके से किसी भी प्लांट का जो जर्नी है, वो एक बीज से स्टार्ट होता है. विथ प्रॉपर नरिशमेंट, अच्छे तरीके से देखभाल के साथ, भरण पोषण के साथ, मतलब कि समय पे उसे पानी दिया जाए, सही समय पे उसे, और सही मात्रा में भी उसे पानी दिया जाए, और समय पे खाद दिया जाए, सही मात्रा में खाद दिया जाए. फिर सनलाइट प्रॉपरली मिल रहा हो उसे, शैडो भी प्रॉपरली मिल रहा हो, एयर का भी जो कंडीशन है, एटमोस्फेरिक कंडीशन जो है वो भी प्रॉपर रहे. तो विथ प्रॉपर नरिशमेंट द सीड बिकम्स अ सैपलिंग एंड मैच्योर्स इनटू अ यंग प्लांट. ठीक है, तो प्रॉपर नरिशमेंट के साथ जो बीज है, वो एक अंकुरित पौधा बन जाता है, और एक फिर यंग प्लांट, एक छोटा सा बड़ा सा पौधा भी बन जाता है. वो बड़ा पौधा एक पेड़ के रूप भी ले सकता है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके, किस प्लांट का वो सीड है. दिस जर्नी इज मार्क्ड बाय सम स्पेसिफिक चेंजेस. अब ये जो जर्नी सीड के द्वारा तय की जा रही है, इसमें कुछ स्पेसिफिक चेंजेस मार्क किए जाते हैं. सम ऑफ द विजुअल चेंजेस आर एन इंक्रीज इन इट्स हाइट. कुछ विजुअल चेंजेस जो हैं, वो है कि इनका हाइट जो है वो बढ़ जाता है. द अपियरेंस ऑफ मोर लीव्स, ज्यादा से ज्यादा पत्ते दिखने लग जाते हैं इस पे. एंड द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, और पौधों का भी डेवलपमेंट होता है इन पे. फ्रूट्स एंड न्यू सीड्स, फलों का भी डेवलपमेंट होता है, और नए बीजों का भी डेवलपमेंट होता है. फ्रॉम दिस सीड्स न्यू प्लांट्स इमर्ज, और इन बीजों में से नए पौधे जो है वो इमर्ज होते हैं. इट इज क्वाइट अनलाइकली दैट अ सीडलिंग will develop the capabilities to produce its own seeds immediately after germination. ठीक है, ये असंभव है कि ये जो सीडलिंग है, जो छोटा सा पौधा है, वो तुरंत ही, ठीक है, छोटा सा पौधा बनने के साथ में ही वो अपने सीड जर्मिनेट कर सके, उसमें से नए बीज, वो अपने नए बीज जो है वो प्रोड्यूस कर सके. ठीक है, इट इज क्वाइट अनलाइकली, मतलब कि ये असंभव है. डेट अ सीडलिंग विल डेवलप द कैपेबिलिटीज टू प्रोड्यूस इट्स ओन सीड्स. कि एक छोटा पौधा जो है, एक जो नया नया पौधा बना, एकदम छोटा वाला जो पौधा होता है, जो गमले में अगर आपने सीड लगाया है, फिर उसमें से जो पहला छोटा पौधा निकलता है, तो उसमें इतनी क्षमता आ सके कि वो अपने सीड्स को तुरंत से उगा सके. वो it needs to grow and reach maturity to become capable of producing seeds. एक सीडलिंग को एक बड़ा होने की जरूरत होती है, उसे बढ़ने की जरूरत होती है, और मेच्योरिटी तक पहुंचना होता है, ताकि वो अपने सीड प्रोड्यूस करने का कैपेबल हो सके. सिमिलरली एनिमल्स ऑल्सो नीड टू ग्रो. ठीक है, तो इसी तरीके से एनिमल्स को भी, यानी जो जानवर हैं, उनको भी बड़ा होने की जरूरत होती है. एंड रीच मैच्योरिटी बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस. ठीक है, उनको मेच्योरिटी लेवल पे आना पड़ता है, इससे पहले कि वो रिप्रोड्यूस कर सके किसी को, अपने आप को, एनिमल्स को भी. ओके, सम एनिमल्स ले एग्स दैट हैच इनटू यंग वंस.
कुछ एनिमल्स जो हैं वो अंडे देते हैं जो कि फिर यंग वंस में डेवलप हो जाते हैं, वाइल अदर्स लाइक ह्यूमंस डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। वहीं कुछ ऐसे होते हैं इंसानों की तरह जो डायरेक्टली यंग वंस, ठीक है, अपने बच्चों को ही जन्म देते हैं, छोटे से बच्चे। ठीक है, कुछ एनिमल्स अंडे के रूप में अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। वहीं इंसानों जैसे कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि डायरेक्टली यंग वंस, जो बच्चों को जन्म देते हैं सीधे। इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में, द यंग वंस ग्रेजुअली ग्रो इन साइज एंड डेवलप ओवर टाइम। दोनों ही केसेस में जो यंग वंस हैं, यानी जो बच्चे होते हैं, वो धीरे धीरे उनका आकार भी बढ़ता है और समय के साथ वो उनका भी विकास हो जाता है। ठीक, तो ये स्टार्टिंग में चैप्टर का ब्रीफ दिया गया है कि कैसे एक बीज जो है पौधा का रूप लेता है या पेड़ का भी रूप लेता है, तो उसमें बहुत सारे विकास देखने को मिलता है, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा चेंज पौधों में क्या देखने को मिलता है कि उनका हाइट बढ़ते चला जाता है। वहीं एनिमल के केस में क्या है कि उनका भी साइज बढ़ता है और अलग अलग तरीके से डेवलप होते हैं। अब एनिमल से क्या कहने का मतलब कि ह्यूमन भी, हम इंसान जो है वो भी एक सोशल एनिमल है। ठीक है, अगर आपकी टीचर ने कभी बताया होगा कि वी ह्यूमंस आर अ सोशल एनिमल, हम भी एक सामाजिक जानवर हैं। ठीक है, तो इससे ही इसको नहीं बताया गया, इसको भी, इसके पीछे का भी रीजन है, वी आर अ सोशल एनिमल। ठीक है, सोशल एनिमल कहने का मतलब कि जो नॉर्मल जानवर होते हैं, कुत्ते बिल्ली, अलग अलग तरीके के जितने भी जानवर होते हैं, वो लोग कपड़े वगैरह में नहीं पहनते, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोगों को कपड़ा पहनने का भी तरीका सिखाया जाता है कि कपड़े भी पहनने चाहिए। और ठीक है, कुछ मोस्टली गर्ल्स में देखने को मिलता है कि वो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनने लग जाते हैं। ठीक है, इट इज देयर चॉइस, मैं ज़्यादा उस पर कमेंट करूंगा नहीं, नहीं तो कहीं केस ना हो जाए मेरे पे। ठीक है, तो किसी का सेंटिमेंट हर्ट नहीं करना चाहूंगा ये। फर्दर, द जर्नी ऑफ लाइफ ऑफ ए ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। ठीक है, इंसान की जो जर्नी है वो 4 स्टेज में डिवाइड किया जा सकता है। इनफेंसी, ठीक है, इनफेंसी कहने का मतलब कि जो बचपन वाला होता है, छोटा बच्चा जो गोद में रहता है। चाइल्डहुड, ठीक है, फिर जो बच्चा थोड़ा बहुत घुटने के बल पे चलने लग जा रहा है या फिर नया नया खड़ा होना सीख रहा है, तो चाइल्डहुड। एडोलसेंस, ठीक है, अभी आप लोग के समय में जब आप थोड़े और बड़े हो गए हो। ठीक है, चाइल्डहुड मतलब कि नर्सरी 1 2 3 4 इस तरह की क्लासेस में। फिर एडोलसेंस आप लोग के एज ग्रुप का। फिर एडल्टहुड, ठीक है, फिर जो कॉलेज में गए हैं उस तरीके के जो बड़े वाले भैया लोग, दीदी लोग सब जो है वो सब एडल्टहुड। एंड ओल्ड एज, फिर आगे चल के फिर बूढ़े भी हो जाते हैं, तो ये ओल्ड एज। तो ये जो इंसानों की जो जर्नी है ये अलग अलग, ठीक है, मैंने पहले 4 कहा था, सिर्फ 4 नहीं है, ये अलग अलग स्टेजेस में भी डिवाइडेड है। इन्फेंसी बचपन, चाइल्डहुड लड़कपन, एडोलसेंस किशोरावस्था, एडल्टहुड बड़प्पन, एंड ओल्ड एज बुढ़प्पन। ठीक है, ये सब इस तरीके से ईच पर्सन एक्सपीरियंसेस दीज स्टेजेस एट देयर ओन पेस। हर इंसान जो है अपने स्टेजेस को अपने पेस के अनुसार जीता है। सब में अलग अलग तरीके का अपनी 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 गति होती है, सारे स्टेजेस पे अलग अलग तरीके का अनुभव को फील करने के लिए। एंड द ड्यूरेशन ऑफ ईच स्टेज में वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। और ड्यूरेशन जो है, हर स्टेज का जो ड्यूरेशन है, मतलब इन्फेंसी जो है, चाइल्डहुड जो है, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड एंड ओल्ड एज, ये सब जो है हर इंसानों के भी डिपेंड करेगा कि उस पर वो जल्दी एडल्टहुड आ गया है, जल्दी चाइल्डहुड आ गया है, जल्दी ओल्ड एज आ चुका है। तो इस तरीके से अलग अलग इंसानों पे भी, अलग अलग इंसानों पे भी डिपेंड करेगा कि उस पर कैसे बीत रहा है ये। फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड आवर बॉडीज अंडरगो वेरियस चेंजेस। ठीक है बच्चों, तो बचपन से लेकर के एडल्टहुड तक में हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। अंटिल अराउंड 10 to 12 years ऑफ एज, 10 से 12 साल तक के बीच में मोस्ट चेंजेस आर रिलेटेड टू हाइट एंड वेट। तो 10 से 12 साल तक के बीच में बहुत सारे बदलाव जो हैं वो हाइट और वेट से रिलेटेड है। हाइट मतलब कि आपकी लंबाई बढ़ेगी, आपकी वजन बढ़ेगी, तो ये 10 से 12 साल तक के बीच में है। आफ्टर दिस, इसके बाद अदर नोटिसेबल चेंजेस बिगिन टू अदर। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे और भी ऐसे चेंजेस होने लग जाते हैं जो आपको नोटिस होने लगेंगे। मार्किंग द ऑनसेट ऑफ एडोलसेंस, और इससे ये पता चलता है कि आप एडोलसेंस पे कदम रख चुके हैं। ठीक है, 12 साल के बाद में इससे ये पता चलता है कि आप एडोलसेंस पे, किशोरावस्था में कदम रख चुके हैं। दिस इज अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये पीरियड है रैपिड ग्रोथ का और डेवलपमेंट का। ठीक है, रैपिड कहने का मतलब कि तेजी से बढ़ने का और विकास होने का। टिपिकली अकरिंग बिटवीन द एजेस ऑफ 10 to 19। और ये जो एडल्सेंस का जो है ड्यूरेशन जो है, ये 10 साल से लेकर के 19 साल तक के में बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होंगे, मूड में भी फ्लक्चुएशंस होंगे। हो सकता है कि आपको बहुत गुस्सा आने लग जाए, आपको दोस्त चढ़ा दे किसी चीज के लिए, किसी से लफड़ा हुआ, आप लड़ने चले जाए। ठीक है, तो इस तरीके के काम में भी नहीं फंसना रहेगा। ये सब बहुत सारी चेंजेस होते हैं, तो इसी वजह से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगे। हम लोग कैसे यहाँ पे जानेंगे आगे चल के। ड्यूरिंग एडोलसेंस द बॉडी प्रिपेयर्स फॉर एडल्टहुड।
अब एडोलसेंस के समय में क्या है कि जो हमारा शरीर है, जो शरीर है, तो अपने आप को एडल्टहुड के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो अपने आप को एडोलसेंस में जितना अच्छा तरीके से आप रखे रहोगे, आपका एडल्टहुड उतने ही अच्छे तरीके से बीतेगा। फर्दर, ह्यूमंस लाइक मोस्ट अदर लिविंग बींग्स, इंसान बहुत अन्य जीवों की तरह, ठीक है, लाइक मोस्ट अदर लिविंग बींग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर देयर बर्थ। वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं अपने बर्थ के साथ ही, मतलब कि बच्चा जन्म लिया और ऐसा नहीं कि फिर वो तुरंत ही दूसरे बच्चे को भी जन्म देने लग सके। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतुओं की तरह भी इंसान भी बर्थ के साथ ही रिप्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी उसमें नहीं आता है। जैसे प्लांट के बारे में ऊपर में बताया गया है कि एक सीड स्मॉल प्लांट बनने के तुरंत बाद ही वो नया सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता, उसमें कैपेबिलिटी नहीं होता है। वैसे ह्यूमंस में भी वो थोड़ा सा बड़ा होने के बाद ही वो तुरंत ही रिप्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी उसमें ग्रो नहीं होता है। देयर बॉडीज नीड टू ग्रो एंड रीच ए स्टेज ऑफ मेच्योरिटी टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, उनके बॉडी को बड़े होने की जरूरत पड़ती है, दे नीड टू ग्रो एंड रीच ए स्टेज ऑफ मेच्योरिटी, एक मेच्योरिटी का स्टेज पे पहुंचने का जरूरत होता है ताकि वो रिप्रोड्यूस भी कर सके। अब यहाँ देर कहा जा रहा है ह्यूमंस के लिए। बच्चों, ये थोड़ा बहुत ही एडोलसेंस जो चैप्टर है बहुत ही आपके एज ग्रुप से लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से इसको समझना भी। अब मैं इसको अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं इसमें कि मेरे मुंह से कुछ गलत भी निकल सकता है, लेकिन वो गलत नहीं निकलेगा, वो आपको बताने के लिए, आपको समझाने की पर्पज से वो बात कही जाएंगी यहाँ पे। फर्दर, लग सकता है, ठीक है, निकलेगा नहीं, लग सकता है, लेकिन वो आपको समझाने के पर्पज से रहेगा। एज ह्यूमंस ग्रो एंड डेवलप, जैसे जैसे इंसानों में विकास होता है और बढ़ते हैं वो, दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस अलॉन्ग विद द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ओके, तो जैसे जैसे इंसान बढ़ते हैं, उनका विकास होता है, तो उनमें बहुत सारे फिजिकल, ठीक है, शारीरिक तौर पे, इमोशनल, भावनात्मक तौर पे, बिहेवियरल, आपके व्यवहारिक तौर पे भी बहुत सारे बदलाव होते हैं। और खास करके आपके रिप्रोड्यूस करने का भी एबिलिटी जो है उसमें भी बहुत सारा बदलाव आता है। सम ऑफ दिस चेंजेस में बी क्वाइट क्लियरली ऑब्जर्वेबल, इनमें से कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो हम लोगों को बहुत आसानी से ऑब्जर्व हो जाते हैं। while others occur internally and may go unnoticed। ठीक है, तो कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि हम लोग आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चेंजेस हैं जो कि इंटरनली होते हैं, अंदरूनी होते हैं, और उस पर हम लोग का ध्यान नहीं जा सकता है। ठीक है, नहीं दिख सकता है कि वो चेंजेस हमारे अंदर भी हो रहे हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल एक्सप्लोर एडोलेसेंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग एडोलेसेंस को एक्सप्लोर करेंगे, अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी महत्व को समझेंगे, एंड लर्न हाउ टू हैंडल इट विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और ये भी सीखेंगे कि इसको हैंडल कैसे करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस के साथ में, ठीक है, जिम्मेदारी के साथ में। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है, अगर आप इसे आप जिम्मेदारी से नहीं लोगे तो आप केयरलेस कहलाने लग जाओगे। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना बच्चों चैप्टर को। ऑलराइट, हमारा पहला टॉपिक जो हम लोग रीड करने जा रहे हैं वो है ग्रोइंग विथ एज। ठीक है, उम्र के साथ बढ़ना, द टीन एज ईयर्स, मतलब कि टीनेज यानी किशोरावस्था का जो टीनेज है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, जो लास्ट में जो ये काउंटिंग के टीन इन लगा हुआ रहता है, तो वही टीन जो लगा रहता है, तो वही टीनेज ईयर्स। अब स्टार्ट होता है कि ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी के समय में, वेंकटेश विजिटेड हिज ग्रैंड पेरेंट्स। वेंकटेश जो है अपने दादा दादी नाना नानी के यहाँ गया घूमने के लिए। एज ही एंटर्ड द हाउस, जैसे ही वो घर में घुसा, हिज 12-year-old कजन दिव्यानी केम रनिंग टू ग्रीट हिम। ओके, तो उसकी 12 साल की जो कजिन थी, ठीक है, अब यहाँ 13 नहीं है, शी इज नॉट इंटर्ड इनटू द टीनेज ग्रुप, लेकिन तो इसलिए 12 साल की जो उसकी कजिन है, जो भी रही होगी, चचेरी मौसेरी बहन, जो भी जिस तरह की भी रही होगी, ठीक है, दिव्यानी इसका नाम है, तो वो उसके पास दौड़ते हुए आई है उसको ग्रीट करने के लिए। अब क्या कह रही है दिव्यानी कि वेंकटेश, यू हैव अ थिन मोस्टैच नाउ। वेंकटेश, अब तुम्हारे धीरे धीरे पतले पतले मूछें आने लग गई हैं। योर वॉइस हैज ऑल्सो चेंज, तुम्हारी आवाज भी बहुत बदल गई है। और वेंकटेश क्या कह रहा है कि यू हैव बिकम सो टॉल दिव्यानी, और तुम भी लंबी हो गई हो दिव्यानी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही यही सब चीजें जाना कि 10 से 12 साल के बीच में बहुत सारे चेंजेस को देखने को मिलते हैं, जैसे हाइट और वेट भी बढ़ता है। ठीक है, हाइट और वेट में भी देखने को बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहीं पे और क्या चेंजेस देखने को मिले कि वेंकटेश की थोड़ी मूछें आने लग गई हैं, हल्के हल्के पतले पतले, और यहाँ तक कि उसका आवाज भी बदल चुका है। तो ये दिव्यानी ने नोटिस किया, और वेंकटेश ने क्या नोटिस किया कि दिव्यानी जो है वो लंबी भी हो चुकी है। ऑलराइट, फर्दर लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन बिटवीन वेंकटेश एंड दिव्यानी। हम लोग इस कन्वर्सेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो बातचीत हुआ है वेंकटेश और दिव्यानी के बीच में, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो एक एक्टिविटी दिया हुआ है यहाँ पे, एक्टिविटी 6.1, लेट अस डिस्कस, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं।
टेक अ जार एंड सम पेपर स्लिप्स, ठीक है, एक जार लेना है और उसमें कागज की कुछ पर्चियां डालनी है। राइट डाउन दी चेंजेस यू कैन नोटिस अमंग स्टूडेंट्स एज दे गो फ्रॉम ग्रेड A5 to 8, ठीक है, चेंजेस को लिखते जाना है जो कि तुम्हें विद्यार्थियों में अपने क्लासमेट्स में देखने को मिलेगा जैसे जैसे तुम क्लास 5 to 8 के बीच में मूव करते हो। मतलब अब समझ लो कि आप क्लास 7 में हो अभी, ठीक है, तो 5 से लेकर के 8 क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उनमें उनके उनके उनमें क्या क्या चेंजेस आपको नोटिस करने को मिल रहा है, तो उसको लिखना रहेगा उन स्लिप्स में। दिस कुड बी रिलेटेड टू हाइट, ये उनके हाइट से लेकर के हो सकता है, स्ट्रेंथ ताकत को लेकर के हो सकता है, बिहेवियर फिर बर्ताव को लेकर के हो सकता है, और एनी अदर रेस्पेक्ट या फिर किसी दूसरे तरीके के चेंजेस के बारे में भी हो सकता है। प्लीज अवॉइड राइटिंग नेम्स ऑन द स्लिप्स, ठीक है, लेकिन उन पर्चियों पे नाम नहीं लिखना बच्चों, ठीक है, बस उनके चेंजेस को लिखना रहेगा, हाइट से रिलेटेड, स्ट्रेंथ से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड, या फिर जिस भी तरीके का आपको चेंजेस देखने को मिला। तो जिस भी तरीके का मतलब कि हो सकता है कि कन्वर्सेशन स्किल बदल गया हो, पहले बच्चा कोई था जो ज्यादा बातचीत नहीं करता था, लेकिन अब जैसे जैसे वो हायर क्लासेस में जा रहा है तो उसमें बातचीत अच्छे तरीके से बात करने की भी कैपेबिलिटी आ रही है। तो इस तरीके के चेंजेस भी अगर आप नोटिस करते हो तो उसको लिखना हो सकता है कि 5 क्लास में किसी का ड्राइंग खराब था, आर्ट खराब था, तो उसका आर्ट अच्छा हो गया है। तो इस तरीके की चेंजेस भी अगर हो रही है तो ये सब भी उस स्लिप में लिखने की कोशिश करना, बस नाम नहीं लिखना उसमें। फर्दर फोल्ड द स्लिप्स एंड प्लेस देम इन द जार, अब उन पर्चियों को मोड़ करके उस जार में रख देना है। मिक्स ऑल द स्लिप्स रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स इन द क्लास, अब जितने भी पर्चियां मिली हैं बच्चों विद्यार्थियों में, मतलब आपस में जितने भी पर्चियां तुम लोगों ने बनाई थी तो उसको मिक्स कर देना रहेगा। एंड अनफोल्ड द कलेक्टेड स्लिप्स वन बाय वन, और एक एक करके उन स्लिप्स को अनफोल्ड करना रहेगा। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑन द स्लिप्स, उन स्लिप्स पे लिखे हुए जानकारी के अनुसार डिस्कस द चेंजेस विद द स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, तो जो भी चेंजेस है अपने क्लास में स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना उसको। What were the most commonly observable changes among students, तो कॉमनली ऑब्जर्वेबल चेंजेस क्या थी जो देखने को मिली स्टूडेंट्स के बीच में, एज मेंशन्ड ऑन द स्लिप्स, जो कि उस स्लिप्स में मेंशन थे। लिस्ट दिस इन टेबल 6.1, अब यहाँ पे टेबल बना हुआ है, ठीक है, मोस्ट कॉमन चेंजेस ड्यूरिंग ग्रोइंग अप, तो चेंजेस जो है वो देखने को मिली। तो हाइट चेंज जो देखने को मिला कि हाइट जो है वो बढ़ रहा है। वेट एंड स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग में भी तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या रहा कि वेट कितना बढ़ा या फिर स्ट्रेंथ कितना बढ़ा। अपीयरेंस जो 5 क्लास में जो पहले जिस तरीके का दिखता था 8 क्लास में जाते जाते वो किस तरीके का दिखने लग गया, तो इस तरीके से अपीयरेंस और एनी काइंड ऑफ अदर चेंजेस इफ यू हैव ऑब्जर्व, तो उसको भी नोटिस करना और चेंज को भी लिखना रहेगा, और फिर ऑब्जर्वेशन उसके रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन को भी नोटिस वहां पे लिखना रहेगा। Have you also experienced some of these changes, क्या बच्चों तुमको भी ये एक्सपीरियंस हुआ है इन चेंजेस में? If yes, अगर हाँ, then it is because you are also reaching this stage gradually, ठीक है, अगर ये चेंजेस तुमको भी एक्सपीरियंस हुआ है तो ऐसा इसलिए क्योंकि तुम भी इस स्टेज पे पहुंच रहे हो। This stage starts around 10 years of age and can continue up to the age of 19, ठीक है, तो ये जो चेंज है, ये जो स्टेज है 10 साल की उम्र से स्टार्ट होता है और 19 साल की उम्र तक चलता है। इट इज यूजुअली ए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ये स्टेज है डेवलपमेंट का चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का। एंड इज कॉल्ड एडोलसेंस, और इसी को एडोलसेंस कहा जाता है, यानी किशोरावस्था कहा जाता है। अब किशोरावस्था में बच्चों संभल के सब चीज सीखना, ठीक है, पढ़े लिखे जो हो, अगर पढ़े लिखे हो तो उस पढ़े लिखे को काम में भी लाना, ठीक है, काम में लाना। मैं अभी जहाँ पे रह रहा हूँ यहाँ पे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मतलब बचपन से पढ़ाया जाता है कि बिजली बचाओ, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो बिजली बचाने के बारे में सोच भी नहीं रहे, अपने आसपास में साफ सफाई से रखते भी नहीं है, ठीक है, तो ऐसे भी बच्चे हैं। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ यहाँ पे ऐसे ही बच्चे हैं, और ये 11th-12th के बच्चे हैं जो अपने आसपास का भी सफाई का ध्यान नहीं रखते, ठीक है, तो लीव देम, मैं उनका केयर नहीं कर सकता अभी, ठीक है। मैं डिजिटली जिनसे जुड़ना चाह रहा हूँ, मैं उन तक मैसेज पहुंचा सकूँ, उनको अच्छा चीजें बता सकूँ, आप लोग उस अच्छे बनने का कोशिश करना, इनकी तरह नहीं जो मेरे आसपास रह रहे हैं। फर्दर वाइल एनालाइजिंग टेबल 6.1, अब जो टेबल 6.1 जो ऊपर में बनाया गया है तो इसको एनालाइज करते हुए यू माइट हैव नोटिस द फॉलोइंग, तुमने इन सब चीजों को ध्यान दिया होगा, क्या क्या? तो इंक्रीज इन हाइट, सबसे पहले तो इंक्रीज इन हाइट की हाइट बढ़ेगा। फ्रॉम बर्थ आवर बॉडी अंडरगोज कंटिन्यूअस ग्रोथ, जन्म से लेकर के हमारा शरीर जो है उसमें लगातार विकास होते रहता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होते रहता है। एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एन इंक्रीज इन हाइट, ठीक है, तो लंबाई भी बढ़ती है और भी अलग अलग तरीके के विकास होते हैं, हाइट भी बढ़ने को लेकर के, ठीक है, बचपन से लेकर के बड़े होने तक में भी हाइट भी बढ़ती है। हाउएवर द इंक्रीज इन हाइट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, जो हाइट का बढ़ना है वो किशोरावस्था में और ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है। चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर, वेट गेन एंड स्ट्रेंथ,
शरीर में बहुत सारे बदलाव होना, वजन बढ़ना और ताकत में भी बहुत सारा बदलाव होना। ठीक है, अगर माल नरिश नहीं है तो ताकत भी बढ़ेगी। एज बॉयज ग्रो, जैसे जैसे लड़के बढ़ते हैं, हाँ ये भी ध्यान रखना है कि लड़कों में और लड़कियों में ये भी चेंजेस जो हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो एज बॉयज ग्रो, अगर लड़के जैसे भी लड़के बढ़ते हैं, इट माइट बी सीन दैट अलोंग विद ग्रोइंग टॉलर, कि जैसे जैसे वो लंबे होते जाते हैं, दे गेन वेट, उनमें वेट, उनका वेट भी बढ़ता है। देयर शोल्डर्स माइट बिकम अ बिट ब्रॉडर, उनके कंधे जो हैं वो और थोड़े चौड़े होते चले जाते हैं। एंड देयर चेस्ट में गेट वाइडर, और उनकी छाती जो है वो और वाइडर होते चले जाती है, और चौड़ी होती चली जाती है। गर्ल्स ऑल्सो अंडरगो चेंजेस इन हाइट एंड वेट, देखिए गर्ल्स में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं हाइट और वेट से लेकर के। एंड अदर बॉडी चेंजेस लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, और गर्ल्स में जो है और भी चेंजेस होते हैं, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना। फर्दर ये हम लोगों ने अभी क्या दो चेंजेस जाना, एक तो इंक्रीज इन हाइट और दूसरा चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर, वेट गेन एंड स्ट्रेंथ। अब जो चेंज हम लोग जानने जा रहे हैं वो है चेंजेस इन वॉइस, आवाज में भी बदलाव आना। इन एडोलसेंट, इन एडोलसेंट बॉयज और इन एडोलसेंस बॉयज, द ग्रोथ ऑफ द वॉइस बॉक्स लीड्स टू अ वॉइस दैट साउंड्स होर्स। ये लड़कों के वॉइस, लड़कों में वॉइस बॉक्स का भी बढ़ना होता है। ठीक है, यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे एडम्स एप्पल जिसे हम लोग कहते हैं, टच करोगे यहाँ पे गर्दन के पास में तो फील करोगे थोड़ा स्केलेटन जो है, बोन पार्ट जो है वहाँ पे, बोनी पार्ट जो है वो थोड़ा फील होने लग जाता है। तो वो क्या कि वहाँ पे वॉइस बॉक्स का भी फॉर्मेशन होने लग जाता है, जिससे आवाज जो है वो थोड़ा हार्श हो जाता है, होर्स होता है, गाढ़ा हो जाता है। द वॉइस बॉक्स इज ए स्ट्रक्चर इन आवर थ्रोट, ठीक है, तो वॉइस बॉक्स क्या है कि हमारे गले में एक स्ट्रक्चर है दैट हेल्प्स अस टू स्पीक, जो कि हमें बोलने में मदद करता है। द ग्रोथ में बी सीन एज अ बम्प इन द थ्रोट रीजन एंड इज कॉल्ड द एडम्स एप्पल। अब ये जो ग्रोथ है ये गले के रीजन में एक बम्प, एक उभार की तरह नजर आता है, जिसे हम लोग एडम्स एप्पल भी कहते हैं। However, it is not noticeable in every individual, और हालांकि ये हर इंसान में, हर इंडिविजुअल में नोटिसेबल नहीं होता है, लेकिन मोस्टली अधिकतर बॉयज में ये नोटिसेबल हो जाता है। द वॉइस बॉक्स ऑल्सो ग्रोज इन एडोलसेंट गर्ल्स बट इट इज नॉट एज बिग एज इन दी बॉयज। अब ये वॉइस बॉक्स जो है लड़कियों में भी बढ़ता है, ठीक है, उनकी भी आवाज जो है वो थोड़ी चेंज होती है, लेकिन बॉयज की तरह ये इतने बड़े नहीं होते हैं कि नोटिस किया जा सके। लीडिंग टू ओनली स्लाइट चेंजेस इन वॉइस, अब ज्यादा चेंजेस दिखता होता नहीं है इन कंपैरिजन टू बॉयज, तो इसलिए लड़कियों की आवाज में बहुत ही कम अंतर होता है। फर्दर जो और चेंज ऑब्जर्व होता है वो है कि अपियरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में बाल का दिखने लग जाना। अब कैसे, तो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस द ग्रोथ ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। अब ये जो ग्रोथ ऑफ हेयर जो हो रहा है बॉयज और गर्ल्स दोनों में होता है, बॉडीज के अलग अलग हिस्सों में, सच एज द आर्म पिट्स एंड द प्यूबिक रीजन। ठीक है, अब आर्म पिट्स यानी अपने बाजू के नीचे वाले पोर्शन में, और अपने एब्डोमेन, पेट के नीचे वाले रीजन में जो है प्यूबिक रीजन जिसे कहते हैं, तो वहां पे भी ग्रोथ ऑफ हेयर ऑब्जर्व होने लग जाते हैं। बॉयज ऑफन डेवलप फेशियल हेयर, बॉयज में यानी लड़कों में जो वो फेशियल हेयर भी ग्रो हो जाता है, विच लैटर ग्रोज इन टू अ मोस्टैक्स एंड अ बियर्ड एज दे मूव टुवर्ड्स एडल्टहुड। ठीक है, तो जो कि बाद में चल के मूछें भी बन जाती हैं और दाढ़ी भी बन जाती हैं, जैसे जैसे वो एडल्टहुड की ओर बढ़ते चले जाते हैं। सम बॉयज में ऑल्सो डेवलप चेस्ट हेयर, कुछ लड़कों के ऊपर में चेस्ट हेयर भी ग्रो करता है। एंड बैक हेयर, हो सकता है कि पीठ पे भी बाल उग जाए। दो फ्यू बॉयज में हैव नो सिग्निफिकेंट हेयर ग्रोथ, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ लड़कों में कोई सिग्निफिकेंट हेयर ग्रोथ हो भी ना। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे चेस्ट पे तो उतना हेयर ग्रोथ है नहीं, रेशे रेशे भले ही है शायद, नहीं तो आई थिंक वो भी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी है, लेकिन हाँ बाकी रीजन्स में जो आर्म पिट्स और प्यूबिक रीजन, फिर मुस्टैक्स भी थोड़ा बहुत है। तो इस तरीके के ये जो है हेयर का ग्रोथ होता है बॉयज में भी। तो कुछ जो है किसी में ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता है। वेरिएशंस इन एंड टाइमिंग ऑफ अपीयरेंस ऑफ हेयर ग्रोथ इज कंप्लीटली नॉर्मल। अब ये जो अंतर होना या फिर अलग अलग समय पे ग्रोथ होना ये नॉर्मल है, ठीक है, तो इससे कुछ टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, कि मेरा दाढ़ी आ रहा है, दाढ़ी नहीं आ रहा है, तो इन सब चीजों को लेकर के टेंशन नहीं लेना है बच्चों। सो दिस इज द फोर्थ चेंज, दिस इज द फोर्थ चेंज विच यू ऑब्जर्व, अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। नाउ द चेंज विच वी ऑब्जर्व इज चेंजेस इन फेशियल स्किन, इमरजेंस ऑफ पिंपल्स। ठीक है, चेहरे पे जो स्किन है, फेशियल स्किन जो है, उसमें पिंपल्स का भी आना। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि अनदर कॉमन अकरेंस ड्यूरिंग द एडोलसेंट ईयर्स इज अ स्किन कंडीशन कॉल्ड एक्ने। ठीक है, तो दूसरा कॉमन अकरेंस जो है एडोलसेंट ईयर्स के समय में वो है एक्ने का होना। ठीक है, विच इज स्मॉल रेडिश पिंपल्स अपीयर, जो कि लाल रंग के पिंपल्स के रूप में हमें दिखते हैं। These are commonly visible
ऑन द फेस, और ये आमतौर पे चेहरे पे दिख जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग क्लास 7 में हो तो आप लोगों को भी ऑब्जर्व होना शुरू हो गया होगा चेहरे पे पिंपल्स, और परेशान भी हो जाते होगे कि ये चेहरे पे पहाड़ नुमा क्या हो गया है। ये सब क्या है कि सब कॉमन ऑब्जर्वेबल चेंजेस है, तो इसको लेकर के टेंशन नहीं होना है। ठीक है, अपना स्किन केयर करना रहेगा, अपने आप को फेस को जो है रेगुलरली वॉश करो, गर्म पानी से हो सके, जहां जब गर्म पानी की जरूरत हो ठंडा पानी से हो सके, जब ठंडे पानी की जरूरत हो, तो क्लीन रखोगे तो उतना ही कम होने का चांसेस रहेगा। एक्ने अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन ऑयली सेक्रेशंस। ठीक है, एक्ने जो है मतलब ये लालपन दिख जाता है, तो ये क्या कि ऑयली सेक्रेशंस की वजह से हमारे स्किन के अंदर से तेल का जो है वो सेक्रेशन होता है फ्रॉम द स्किन ड्यूरिंग एडोलसेंस दैट कैन क्लॉग द स्किन पोर्स। ठीक है, तो हमारे स्किन के जो पोर्स है उसको ये सब क्लॉग कर देते हैं एंड लीड टू इन्फेक्शन, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। While acne is condition, pimples are a manifestation of it. Acne जो है कंडीशन है, तो वही पिंपल्स जो है इसका मैनिफेस्टेशन है। मतलब कि जो लाल लाल धब्बे जो दिख रहे हैं, तो उसी के क्लॉग होने की वजह से वहां पे पिंपल्स मुंह से पड़ने लग जाते हैं। और लेट्स सी कि चेंज इन फेशियल स्किन भी देखने को मिलता है। दिस आर द चेंजेस व्हिच वी ऑब्जर्व, व्हिच आर ऑब्जर्वेबल चेंजेस व्हिच हैज बीन मेंशन्ड हियर, व्हिच वी आर रीडिंग राइट नाउ। नाउ अ की पॉइंट टू रिमेंबर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखने वाली चीज है, वो क्या है कि वेदर इट इज ए चेंज इन हाइट, चाहे वो हाइट बढ़ने से रिलेटेड हो, वॉइस आवाज में कुछ चेंजेस हो, और फेशियल हेयर चेहरे पे बाल बढ़ने से लेकर के हो, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट द टाइमिंग, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ दीज चेंजेस वेरी अमंग इंडिविजुअल्स। जिसका टाइमिंग, समय जो है, नेचर है जो किस तरीके का हो सकता है, और एक्सटेंट कितने समय में होगा, ये जो है अलग अलग इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। दीज वेरिएशंस आर कंप्लीटली नॉर्मल। ठीक है, तो और ये जो वेरिएशंस है, अंतर जो है कि एक का बाल तेजी जल्दी आ गया है, दूसरे का कम समय में आया है, ठीक है, कुछ का ज्यादा समय लग रहा है आने में, तो ये कंप्लीटली नॉर्मल है। ये जो वेरिएशन है यानी जो अंतर देखने को मिल रहा है कंप्लीटली नॉर्मल है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईच पर्सन एक्सपीरियंसेस एडोलसेंस एट हीज और हर ओन पेस। हर इंसान को एडोलसेंस जो है अपने अनुसार ही अपने चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, तो उसके अपने अनुसार ही उसको एडल्ट फील करता है, उसको एक्सपीरियंस करता है। एंड इस ड्यूरेशन ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और इसका जो ड्यूरेशन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अलग अलग समय पे वेरी करता है। फर्दर, नाउ वी हैव अंडरस्टूड सम ऑफ द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग एडल्सेंस। तो अब हम लोगों ने कुछ चेंजेस को यहाँ पे समझ लिए हैं, जैसे इंक्रीज इन हाइट, हाइट का बढ़ना, फिर इंक्रीज इन बॉडी स्ट्रक्चर, वेट गेन एंड स्ट्रेंथ होना, फिर चेंजेस इन वॉइस, फिर अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, फिर चेंजेस इन फेशियल स्किन। ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस को हम लोगों ने अभी जब यहाँ पे एडल्सेंस के समय में जाना, पर्टिकुलरली दोज दैट आर इजिली ऑब्जर्वेबल, खास करके वो जो कि आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। Some of these characteristic changes, like change in voice, the growth of facial and chest hair in boys, and the development of breast in girls, are not directly involved in the process of reproduction. ठीक है, तो इनमें से कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस हैं, जैसे कि आवाज में बदलाव होना, फिर फेशियल और चेस्ट हेयर में अंतर आना, एंड फिर गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, तो ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। अब रिप्रोडक्शन प्रोसेस को भी यहाँ पे मेंशन किया गया बच्चों, क्योंकि ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, ये बायोलॉजी का चैप्टर है, तो ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है जो एक मैच्योरिटी लेवल पे आने के बाद ही होता है। राइट, फर्दर, however, these characteristic changes help distinguish males and females। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक जो भी चेंजेस हम लोगों ने देखा, तो इन चेंजेस की वजह से हम लोग मेल्स और फीमेल्स में अंतर को पहचान सकते हैं कि मेल कैसे होते हैं और फीमेल कैसे होते हैं। फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन कारणों से इन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। तो किन कारणों से, मतलब किनको, तो ये जो हाइट का बढ़ना, फिर आवाज में बदलाव आना, फिर फेशियल स्किन में चेंजेस आना, फिर हेयर ग्रोथ होना स्किन पे, फिर वॉइस में बदलाव आना, तो ये सब चीजें क्या है, सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर बॉडी का स्ट्रक्चर, शेप, हाइट चेंज होना, स्ट्रेंथ चेंजेस होना, ऑल दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्दर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचुरल साइंस दैट द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर एडल्टहुड। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये नेचुरल साइंस है कि बॉडी जो है अपने आप को एडल्टहुड के लिए प्रिपेयर कर रहा है। दे मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी, और ये भी एक साइन है कि वो अपने प्यूबरिटी पे कदम रख रहे हैं। Puberty is the stage in which the body of an adolescent undergoes external and internal changes to develop into an adult capable of reproduction।
प्यूबरिटी क्या है? तो एक स्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म आ चुके हैं बच्चों। पहला ये कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में हाइट का बढ़ना, फिर चेहरे पे, फिर अलग अलग रीजन में बाल का उगना, फिर वॉइस में चेंजेस आना, फिर फेशियल स्किन में चेंजेस आना, और फिजिकल स्ट्रेंथ, ये सब तरीके के चेंजेस आना। तो ये सब क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा टर्म जो आया यहाँ पे अभी वो है प्यूबरिटी। तो प्यूबरिटी क्या हो गया? तो प्यूबरिटी इट इज ए स्टेज जिसमें बॉडी जो है वो एडल्सेंस, बॉडी जो है एडल्सेंस के समय में एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस होते हैं उसमें। इंटरनल एडल्ट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन के कैपेबल होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एट फर्दर जो टॉपिक हम लोग रीड करने जा रहे हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। देखिए वो चेंजेस जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो क्या क्या? एडल्सेंस इज मार्क्ड नॉट ओनली बाय ऑब्जर्वेबल चेंजेस बट आल्सो बाय इंटरनल चेंजेस दैट आर नॉट विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। एडल्सेंस जो है, जो कि सिर्फ ऑब्जर्वेबल चेंजेस से मार्क नहीं किया जा रहा है, बल्कि इंटरनल चेंजेस से भी मार्क होता है, लेकिन वो बाहर से दिखता नहीं है। One such change is the maturation of various parts involved in the process of reproduction। एक खास करके जो चेंज है वह है कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उनमें मैच्योरिटी होना, उनका मैच्योर होते जाना। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस सच चेंजेस ग्रेजुअली। दोनों, लड़के हो या लड़कियां हो, दोनों में ये चेंजेस जो हैं समय पे होते रहते हैं। एंड दीज चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। और ये चेंजेस जो है ग्रोइंग अप यानी बढ़ने का एक नेचुरल पार्ट है। ये बदलाव जो है ऑब्जर्व हो रहे हैं, ये बढ़ने का एक नेचुरल पार्ट है। An important internal change associated with adolescent girls is the onset of the menstrual cycle। एक इंपॉर्टेंट इंटरनल चेंज है जो शरीर के अंदर होता है, जो चेंज है वो खास करके गर्ल्स में एसोसिएटेड विद द एडोलेसेंट गर्ल्स, जो कि किशोरावस्था में जो लड़कियां चल रही हैं, वो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाना। ठीक है, अब ये एक और टर्म आ गया यहाँ पे। ये टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए भी है जीके के पर्पज से व्यू से, लेकिन गर्ल्स के लिए उनके फिजिकल हेल्थी रहने के पर्पज से भी है बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब ये क्या है कि इट रिकर्स जनरली एवरी 28 to 30 डेज। ठीक है, ये हर 28 से 30 दिन पे होता है, हर 28 से 30 दिन पे ये गर्ल्स में ये चेंजेस आते हैं। एंड इज मोर कॉमनली नोन एज द पीरियड, और आमतौर पे इसे पीरियड के नाम से जाना जाता है, इसे पीरियड कहा जाता है। मेनी हेल्दी गर्ल्स मे हैव लॉन्गर और शॉर्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ठीक है, बहुत सारी हेल्दी गर्ल्स जो हैं, जो स्वस्थ लड़कियां हैं, इनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये लंबा समय तक भी हो सकता है या फिर छोटे समय तक भी हो सकता है, कम समय तक के लिए भी हो सकता है। कितना? तो रेंजिंग फ्रॉम 21 to 35 डेज। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं ये 21 से लेकर के 35 साल के बीच में। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोसेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोसेस है एंड इज वन ऑफ द साइंस ऑफ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोसेस है और एक बहुत ही चिन्ह साइन है, एक संकेत है गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ होने का। ठीक है, कि गर्ल्स में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ये गर्ल्स में ऑब्जर्व होता है, तो इसलिए उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ही हेल्दी है। तो इसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा पहचान है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो पता चलता है। फर्दर द फेज ऑफ द साइकिल when blood discharge occurs from the body is referred to as menstruation। ओके, अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान में क्या है कि गर्ल्स के बॉडी से ब्लड डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो वो ब्लड का जो डिस्चार्ज होना जो होता है गर्ल्स के बॉडी से, तो उस पीरियड को, उस समय को कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, जो 28 से 30 दिन पर हर समय रिपीट होता है हर बार, और ये हेल्दी गर्ल्स में लंबे समय तक या छोटे समय तक भी हो सकता है। तो ये जो डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होता है, ये जो समय होता है, जो साइकिल जो समय होता है जिस समय में ब्लड डिस्चार्ज होते रहते हैं, तो ये समय जो कहलाता है वो मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। इट में लास्ट फॉर 3 to 7 डेज, ये 3 से लेकर के 7 दिन तक में हो सकता है। ठीक है, तो वही जो लॉन्गर मतलब 7 डेज तक भी जा सकता है, और शॉर्टर यानी 3 दिन तक में भी रह सकता है। सम गर्ल्स मे फील पेन और डिस्कम्फर्ट इन द लोअर एब्डोमेन ड्यूरिंग दीज डेज। कुछ लड़कियों में दर्द महसूस हो सकता है उनको अपने पेट के नीचे वाले हिस्से में। ठीक है, इस समय के समय में मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मेंस्ट्रुएशन पीरियड के समय में उनके पेट के नीचे के हिस्से में दर्द भी महसूस हो सकता है। यूजुअली बाय द एज ऑफ 45 to 55, 45 से 55 की एज के समय में मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स नेचुरली। जो मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल है गर्ल्स में ये रुक जाता है, मार्किंग द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी इन वुमेन्स लाइफ, जिससे वुमेन्स के लाइफ में यानी औरतों के जीवन में ये निशानी आ जाता है कि अब उनमें रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। ऑल राइट, फर्दर
जो बॉक्स में दिया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये पॉइंट खत्म कर लें कि एडोलसेंस इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल चेंजेस और चेंजेस एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। अब एडोलसेंस जो है, किशोरावस्था जो है, ये सिर्फ फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड नहीं है या फिर रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी से रिलेटेड नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस। लेट अस डिस्कस। ओके, तो ये सिर्फ फिजिकल और रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी से रिलेटेड नहीं है, चेंजेस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस से भी रिलेटेड है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ ब्रेकिंग मिथ्स हैं, ठीक है, पुरानी प्रथाएं हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उसको तोड़ना भी है मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड। ठीक है, गर्ल्स से रिलेटेड ये मिथ्स जो है बहुत समय से फॉलो होते आते हैं, कई जगहों पे अभी भी ये सब फॉलो होते रहते हैं, तो इन सबको तोड़ने रहेंगे, इन मिथ्स को, प्रथाओं को। क्या है ये कि देयर आर मेनी रॉन्ग बिलीव्स, ऐसे बहुत सारा पुराना विश्वास है अबाउट मेंसुरेशन दैट ऑफन लेड टू अननेसेसरी फियर, जिससे बिना मतलब का डर उत्पन्न होता है, शेम, शर्म महसूस होता है, और इवन गिल्ट। ठीक है, अपने आप को दोषी भी मानने लग जाती हैं लड़कियां इन सब चीजों को लेकर के। तो लड़कियों, ऐसा कुछ नहीं है, अपना अपने आप को शर्म महसूस करो ना, इस चीज से डरो और ना ही अपने आप को दोषी मानो। ठीक है, समाज में अगर इस तरीके का आपको फेस करना पड़ रहा है तो उस सब के बारे में यहाँ पे है कि इस मिथ को कैसे ब्रेक करेंगे। These beliefs have given rise to certain myths and taboos। ठीक है, तो ये बिलीफ जो है, ये मान्यताएं जो है, तो बहुत सारे ऐसे मिथ को प्रोड्यूस कर चुके हैं, बना चुके हैं। ठीक है, मिथ मतलब कि बिना मतलब की बातें, समझ लो इसको। Among such myths and taboos, physical isolation of menstruating girls is unfortunately still quite prevalent। तो ऐसी ही कुछ पौराणिक अमान्यताएं जो है उसमें ये कि लड़कियों को फिजिकल आइसोलेशन कर दिया जाता है, कि समाज से दूर कर दिया जाता है। ठीक है, कि वो अपने मेंस्ट्रुएशन पीरियड के समय में वो समाज के बीच में नहीं आ सकती हैं। तो वो अभी भी देखने को मिलता है कई जगह पे। मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जो ये नेचुरल प्रोसेस है, गर्ल्स में ये समय आता ही आता है। एंड सच मिथ्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। और ये जितने भी मान्यताएं हैं, औपचारिक अनौपचारिक मान्यताएं हैं, ये इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। बाय इंक्रीजिंग द साइंटिफिक आउटलुक टुवर्ड्स मेंस्ट्रुएशन को अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, वी कैन हेल्प सोसाइटी अप्रिशिएट द नीड टू प्रोमोट गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन। हम लोग समाज को गुड रिप्रोडक्टिव वुमेन के लिए गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो अप्रिशिएट कर सकते हैं, एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टुवर्ड्स अ हेल्थियर लाइफ स्टाइल फॉर वुमेन। और हम लोग वुमेन के लिए एक हेल्थियर लाइफ स्टाइल के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। All right, so this is the end of the second topic. Our third topic, which we are going to discuss here, is now इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन एडोलसेंट्स। अभी हम लोगों ने जितना भी पॉइंट्स जाना वो सब क्या था, फिजिकल चेंजेस थे। ठीक है, फिजिकल चेंजेस कुछ ऑब्जर्वेबल थे और कुछ विद इन आवर बॉडी थे, जो कि मैच्योरिटी से रिलेटेड थे, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी लेकर के, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी से भी लेकर के। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस को जानेंगे एडोलसेंस के समय में। तो एक्टिविटी पहले दिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग क्या है, तो लेट अस लिस्ट। ठीक है, फिर से कुछ लिस्ट करने के लिए यहाँ पे कि टेक अ मोमेंट टू थिंक ऑफ इफ देयर आर एनी चेंजेस इन योर इमोशंस। ठीक है, कुछ समय लो ये सोचने के लिए कि आपके इमोशंस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और बिहेवियर या फिर आपके बर्ताव में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और डेट ऑफ योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स इन द पास्ट 1 or 2 years। ठीक है, या फिर आपके दोस्त में, अपने आपके क्लास के साथी के बीच में पिछले कुछ सालों में, ठीक है, पिछले 1-2 सालों में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। दीज चेंजेस में बी एक्साइटिंग, कंफ्यूजिंग और बोथ। ये चेंजेस जो हैं, ये बदलाव जो हैं, एक्साइटिंग भी हो सकते हैं, कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं, या फिर दोनों तरीके के हो सकते हैं। सो लेट अस लिस्ट सम इमोशनल चेंजेस इन टेबल 6.2। ठीक है, तो कुछ इमोशनल चेंजेस हम लोग टेबल 6.2 में मेंशन करेंगे, along with their probable effects on behavior and ways for positive growth and development। साथ ही बिहेवियर में प्रोबेबल इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट से लेकर के पॉजिटिव हो सकते हैं। सो टेबल 6.2, इमोशनल चेंजेस, देयर प्रोबेबल इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर। ठीक है, तो भावनात्मक तौर पे क्या चेंजेस है और इनका बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहा है, असर पड़ रहा है, एंड वेज फॉर पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और सकारात्मक तरीके से कैसे विकास में और बढ़ोतरी में कैसे सकारात्मक तरीके से हेल्पफुल है। सो की इमोशनल चेंजेस, कुछ इमोशनल चेंजेस जो है वो मूड स्विंग्स है, स्ट्रांग इमोशंस है, और भी कुछ अगर होता है तो भी लिखना रहेगा। अब प्रोबेबल इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर, मूड स्विंग्स में क्या इफेक्ट होता है कि इंगेज इन वेरिड एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, डांस और स्पोर्ट्स। ठीक है, कभी गाना सुनने का मन करेगा, गाना गाने का मन करेगा, डांस करने का मन करेगा, डांस देखने का मन करेगा, खेलने का मन करेगा या खेल देखने का मन करेगा। तो ये क्या, आपके मूड स्विंग्स हो गए। तो ये एडोलसेंस के समय में ऑब्जर्व होता है। फिर वेज फॉर पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इससे पॉजिटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, इसके लिए क्या है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज दैट में लीड टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन।
नहीं तो अपने आप को इंडल्ज करो वैसे एक्टिविटीज में जो कि आपको क्रिएटिविटी और इनोवेशन से रिलेटेड हो। फिर स्ट्रॉन्ग इमोशंस में इंक्रीज सेंसिटिविटी, आपका सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाएगा। लाइक कंपैशन, इन्वॉल्वमेंट इन सोशल वर्क, ठीक है, सामाजिक कार्य में भी आप ध्यान लगा सकते हो, ये पॉजिटिव कहलाएगा इसके लिए। देखिए और इमोशनल चेंजेस क्या हो सकता है, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स। इमोशनल चेंजेस कि आप छोटे छोटे बात पे गुस्से हो जा रहे हो, छोटे छोटे बात पे खुश हो जा रहे हो, इस तरीके की चेंजेस है। और भी इमोशनल चेंजेस हो सकते हैं। तो पॉजिटिव ग्रोथ क्या हो सकता है कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर आप अगर खुश भी हो जा रहे हो तो बेमतलब का मत हंसने लगो, नहीं तो लोग आपको पागल भी कहने लग जाएंगे, ठीक है। और सिर्फ खुश होने के रिगार्डिंग नहीं, गुस्से होने के रिगार्डिंग में भी लोग आपको पागल होने कह सकते हैं। तो इस तरीके जो है पॉजिटिव ग्रोथ करने के लिए इन सब चीजों में। फर्दर While discussing table 6.2, तो टेबल 6.2 को डिस्कस करते समय यू मे हैव एक्सप्लोर्ड द डाइवर्स बिहेवियरल चेंजेस इन एडोलसेंट्स। तो तुमने जो है एडोलसेंट्स में बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस को एक्सप्लोर किया होगा। अपने क्लासरूम में भी इसको डिस्कस करना, टीचर इसको और अच्छे तरीके से क्लासरूम में, और मैं भी इसको आप अच्छे तरीके से ला सकता हूँ बच्चों। ये बहुत ही सेंसिटिव चैप्टर है, ठीक है। एडोलसेंस जो है बहुत ही सेंसिटिव चैप्टर है, और अभी आप क्लास 7 में ही हो, इतने बड़े भी नहीं हुए कि मैं इतने तरीके से और डीपली आपको ये सब समझाना चाहूँ, ठीक है। कभी आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओ, लाइव होते हैं कभी तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और लाइव कमेंट को रीड करते हुए अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। फर्दर, दिस इज बिकॉज एडोलसेंस इज ऑफन मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्गर इमोशंस देन चाइल्डहुड। और ऐसा इसलिए क्योंकि एडोलसेंस जो है वो स्ट्रॉन्गर इमोशंस और चाइल्डहुड के साथ आता है। These emotions might affect adolescents' behavior, like taking up joining social initiatives to support the needy and the disadvantaged. ठीक है, तो जैसे सोशल इनिशिएटिव्स, सामाजिक कार्य में आप में नहीं आ रहा है, स्कूल ने इंडल्ज करने का कोशिश किया है, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव ग्रोथ लाने के लिए, ओके। कि जरूरतमंदों की मदद करो, ऐसा नहीं कि अपना घर में चोरी करके जरूरतमंदों का मदद करने चल जाओ, ठीक है। तो तब भी आप फिर वो मदद किसी काम का नहीं रहेगा। ये सब लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो लिखे रहने दो यहाँ पे, आप अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना। जरूरतमंद का मदद करना है अगर, तो आप एनसीईआरटी के या फिर जहाँ पे भी सब चीजें लिखे हुए हैं वहां पे उसको जाके बोलना कि सर आप मुझे दो, मैं जाके मदद कर सकता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। और डेवलपिंग डीपर इंटरेस्ट इन न्यू एरियाज, और फिर नए एरियाज में फिर डीपर इंटरेस्ट, ठीक है। और जी ऑब्वियसली सपोर्ट द नीडी एंड डिसएडवांटेज्ड। हु आर द डिसएडवांटेज्ड? यहाँ कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका शायद स्कूल में टाइमली फीस नहीं जमा हो सकता है। तो ये सब चीजें स्कूल के लिए मैं यहाँ पे यही कहूंगा। कई बच्चों के फैमिली ऐसे होंगे जो टाइमली स्कूल में फीस नहीं जमा कर पाते हैं, ठीक है। तो दोज आर द नीडी एंड डिसएडवांटेज्ड। यहाँ पे बच्चे अभी यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो दूसरों जिनके पास, मतलब कैसे यार, ये मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ बच्चों तुमको कि कैसे तुम जा करके जो नीडी और डिसएडवांटेज का मदद करो, जाके दिन भर वहां पे उनके साथ बैठे रहो, उनके साथ भीख मांगो, नहीं, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ उसको अब। यस, आई रियली डोंट नो हाउ इट इज कैन बी एक्सप्लेन टू यू, ओके। तो आपको भी अगर साइंटिस्ट बनना है तो आप 24 घंटा सोशल वर्किंग का काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। सबका अपना अपना अलग 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 ही फील्ड होता है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। दे आर जॉइनिंग सोशल इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट द नीडी एंड डिसएडवांटेज। ये लाइन मुझे यहाँ कुछ जचा नहीं, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट लगता है या फिर अगर आप मुझे समझा सकते हो कुछ, तो आप मेरे वेबसाइट पे जा करके, नहीं तो मेरा फोन नंबर भी मेंशन है, आप मुझे समझा देना कि कैसे आप कर रहे हो इस सब चीजों को। फर्दर, अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर इमोशंस इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर। देखिए ये समझना कि कैसे हमारा इमोशन जो है हमारे बिहेवियर पे असर डालता है, एंड एक्शंस हमारे कार्य पे भी। कैन हेल्प अस मेक बेटर चॉइसेस एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस थॉटफुली, ठीक है। तो हमारा इमोशंस पे कैसे असर डालता है, बिहेवियर पे और हमारे एक्शंस पे, और हमें थॉटफुली सोच समझ के किसी भी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करने के बारे में जागरूक करता है। तो ये क्या हम लोगों ने जाना अभी कि इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस से रिलेटेड एडोलसेंस के दौरान में। नाउ फर्दर, मेकिंग एडोलसेंस अ जॉयफुल एक्सपीरियंस। एडोलसेंस जो है उसको एक जॉयफुल एक्सपीरियंस बनाना, तो कैसे? द जर्नी ऑफ एडोलसेंस इज अ यूनिक एक्सपीरियंस। सॉरी बच्चों, एडोलसेंस का जो सफर है एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। Heightened curiosity and excitement during the stage of life give adolescents a new viewpoint towards almost everything around them. ठीक है, तो हाइटेंड क्यूरियोसिटी, इसमें जो किसी भी चीज को जानने की जो जिज्ञासा है, ठीक है, वो है वो भी अपनी चरम सीमा पर रहती है। एक्साइटमेंट बना हुआ रहता है लाइफ को लेकर के, एडोलसेंस को लेकर के। इट गिव्स अ न्यू व्यू पॉइंट टुवर्ड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड देम, अपने आसपास में हर चीज को लेकर के। गुड हैबिट्स, हाँ, अब ये क्या है, सोशल इनिशिएटिव्स के रिगार्डिंग तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ गुड हैबिट्स आप डेवलप कर सकते हो अपने में। थॉटफुल डिसीजंस कर सकते हो,
ठीक है। थॉटफुल डिसीजंस मतलब कि जो भी आप सोच रहे हो उसको अच्छे तरीके से सोच समझ के करने के लिए कार्य की क्षमता बढ़ाना। एंड स्मॉल एक्शन, छोटे छोटे कार्य भी जो है कैन हैव अ पावरफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट, इनका जो है पावरफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ऑन द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ एडोलसेंट्स। तो तभी आप एक अच्छे एक किशोरावस्था वाले लड़के या बच्चे कहलाओगे। लेट अस नो अबाउट देम। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो जस्ट मन बच्चों, राइट। तो अभी इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है, तो सकारात्मक असर डालना रहेगा इसमें कैसे। तो मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, ठीक है, न्यूट्रिशनल की जो भी शरीर को जिस तरीके की जरूरत है खाने पीने की, ठीक है, तो फूड वी ईट, इस तरह की चीजें जो है तो उसके जो है उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स इन ग्रेड 6 चैप्टर, क्लास 6 के चैप्टर था एक माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। ठीक है, कि माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी, चैप्टर 6 था क्लास 6 में, चैप्टर था ये क्लास 6 में। यू लर्न अबाउट द नीड फॉर अ हेल्दी डाइट, तो तुमने पढ़ो बच्चों उसमें पढ़ा था कि कैसे एक हेल्दी डाइट की जरूरत होती है। सिंस एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एडोलसेंस जो है एक समय है ग्रोथ और डेवलपमेंट का लेकर के, मार्क्ड बाय सेवरल चेंजेस, जिसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं इन द बॉडी, शरीर में। अ न्यूट्रिशियस डाइट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, तो एक न्यूट्रिशियस डाइट जो है, अच्छा सा खान पान जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस, बहुत ही मायने रखता है इस समय में। ओके, तो किस मामले में, फॉर प्रॉपर ग्रोथ, अच्छे से विकास होने के लिए, एंड टू परफॉर्म वेल ऑन द प्ले ग्राउंड, अच्छे से आपका शरीर बढ़े, प्ले ग्राउंड में अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर पाओ। वी नीड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ेगी। नॉट ओनली दैट, और सिर्फ यही तक नहीं, वी ऑल्सो नीड एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट्स, हम जो है हमें जो है एक सही मात्रा में फैट्स की जरूरत पड़ेगी, विटामिन की, मिनरल्स की एज वेल, और यहाँ तक विटामिन और मिनरल्स की भी जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, तो अब लेटेस्ट लिस्ट एक एक्टिविटी है 6.3, इसमें हम लोग को मेंशन करना है क्या। तो बेस्ड ऑन द लोकली अवेलेबल फूड्स, ठीक है, आसपास में जो भी फूड्स अवेलेबल है, फिल टेबल 6.3, इस टेबल 6.3 को भरना रहेगा विद द हेल्दी फूड सोर्सेस। इसमें जो है जो फूड सोर्सेस हेल्दी है हमारे लिए उसको भरना रहेगा। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम एंड हाउ दिस न्यूट्रिएंट्स कैन हेल्प आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं कैसे हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारे लिए यूजफुल रहेंगी। सो इट इज द टेबल 6.3, सॉरी क्या है, तो ये फूड सोर्सेस, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम एंड फंक्शंस ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो फूड सोर्सेस क्या क्या है, फिर उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट्स हैं, एंड हाउ दीज फंक्शंस, हाउ दीज न्यूट्रिएंट्स फंक्शंस फॉर अस। तो फूड सोर्सेस में मिल्क, मिलेट, कर्ड, चीज एंड पनीर, लाइक कैल्शियम, प्रोटीन, फैट्स देते हैं टू हेल्प ऑप्टिमल बोन ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन बोन। उसी तरीके प्रोटीन हमें किस फूड सोर्स से मिलता है वो यहाँ पे भरना। इस टेबल को कंप्लीट करना बच्चों विद द हेल्प ऑफ योर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस क्लास बुक। ओके, फर्दर साइंस एंड सोसाइटी, ठीक है, तो साइंस का मतलब विज्ञान और सोसाइटी का मतलब समाज, तो विज्ञान और समाज, इससे रिलेटेड क्या है कि एडोलसेंट्स स्पेशली गर्ल्स में समटाइम्स सफर फ्रॉम ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो किशोरावस्था में खास करके लड़कियां वो सफर कर सकती हैं खून से रिलेटेड जो हेल्थ प्रॉब्लम उससे, बिकॉज ऑफ अ डिफिशियंसी ऑफ आयरन और विटामिन 12 इन दी बॉडी, ठीक है, आयरन की कमी की होने की वजह से या फिर विटामिन 12 की कमी, B12 की कमी की होने की वजह से, खास करके लड़कियों में, क्योंकि उनका मेंस्ट्रुएशन का जो समय होता है, जो जैसे पीरियड का आ जाता है, तो उसमें उनके बॉडी से ब्लड डिस्चार्ज होता है। फाइंड आउट अबाउट सच हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम से इसके बारे में जानना रहेगा। हाउ कैन वी मैनेज आयरन डिफिशियंसी इन आवर बॉडी, और हम अपने शरीर में आयरन डिफिशियंसी यानी आयरन की कमी को कैसे मैनेज करेंगे। फाइंड आउट अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स एम्ड टू प्रोवाइड सच डिफिशियंसीज, और सरकार के द्वारा कौन से स्कीम चलाए जा रहे हैं इस डिफिशियंसीज को बचाने के लिए, टू प्रिवेंट सच डिफिशियंसीज, ऐसे डिफिशियंसीज को बचाने के लिए। तो ये साइंस एंड सोसाइटी से रिलेटेड है, तो ये डिस्कस करना अपने दोस्तों के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने कॉलोनी के दोस्तों के साथ में, और अपने स्कूल के टीचर के साथ में भी। फर्दर, नो अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के यहाँ पे बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है, तो वैज्ञानिक का नाम है डोरोथी हॉकिन। ओके, डोरोथी हॉकिन, हॉकिन was a brilliant scientist who studied the structure of vitamin B12। तो अब डोरोथी हॉटकिन जो है उसने विटामिन B12 के बारे में स्टडी किया। In 1964 she became the third woman to win the Nobel Prize in the field of chemistry। तो 1964 में ये तीसरी महिला बनी नोबेल प्राइज जीतने के लिए केमिस्ट्री के फील्ड में। Did you know that vitamin B12 is required for the proper functioning of the human body? और क्या तुम्हें पता है कि विटामिन B12 जो है ये ह्यूमन बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है।
लाइक मोस्ट विटामिन इट कैन नॉट बी मेड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, बहुत सारे विटामिन की तरह B12 जो है वो इंसान के शरीर में नहीं बन सकता है। एंड हैज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट, और इसे हमें भोजन से ही इसका रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सकता है। डिस्कस द सोर्स ऑफ विटामिन B12 विथ योर टीचर, तो इसलिए इसका डिस्कस करना अपने टीचर के साथ। ओके, तो अपने क्लास में टीचर के साथ इसको डिस्कस करना। तो ये जीके का पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि कौन सा विटामिन में बहुत सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव मतलब कि वो एग्जाम जिसको आप क्लियर करके नौकरी पा सकते हो, जिससे आप फिर पैसा कमा सकते हो, फिर आप सोशल वर्क कर सकते हो। ठीक है, और नीडी और डिसएडवांटेज तक में। तो इसलिए तो ये जीके के पॉइंट पे से भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि आपको बाहर से मिलता है, जो बॉडी के अंदर डेवलप नहीं होता है। सो दिस इज द विटामिन B12। और साइंटिस्ट के बारे में, जो साइंटिस्ट के बारे में हम लोग ने जाना इस पॉइंट में, वो थी डोरोथी हॉजकिन। फर्दर, नेक्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू रीड इज पर्सनल हाइजीन। ठीक है, अपने आसपास का साफ सफाई भी रखना। अभी मैंने आपको चैप्टर में बताया ना, मैं जहाँ रह रहा हूँ यहाँ पे है 11th 12th के बच्चे हैं, तो अपना साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, नहीं पता कैसे रह रहे होंगे ये लोग, रहने दो, दे आर शिट पर्सन्स। फर्दर, क्या ये बिसाइड्स न्यूट्रिशन पर्सनल हाइजीन इज ऑल्सो क्रूशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो न्यूट्रिशन के अलावा पर्सनल हाइजीन जो है ये बहुत ही क्रूशियल है एडोलसेंस के लिए। मेंटेनिंग बॉडी हाइजीन पर्टिकुलरली इन द आर्मपिट्स एंड द प्यूबिक रीजन। ठीक है, बॉडी की साफ सफाई रखना खास करके आर्मपिट और प्यूबिक रीजन में प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पोटेंशियल इन्फेक्शंस। तो ये जो है हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से बचा सकता है। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज एसेंशियल फॉर बोथ कंफर्ट एंड हेल्थ। ठीक है, तो प्रॉपर हाइजीन, साफ सफाई अच्छे तरीके से बना के रखना ये जरूरी है कंफर्ट के लिए भी और हेल्थ के लिए भी। Menstrual hygiene can be maintained using items such as sanitary pads। ठीक है, तो menstrual hygiene जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे sanitary pads जो है, and reusable cloth pads designed for this purpose, डिजाइन फॉर दिस पर्पस। ठीक है, या फिर ऐसे कपड़े जो कि मेंस्ट्रुएशन के समय में काम आता है लड़कियों के, तो साफ सफाई बरकरार रखने के लिए इसका सही तरीके से इस्तेमाल भी करना, साफ सफाई वाला। फर्दर, the government also attempts to provide these products free of charge or at a low price to improve the menstrual hygiene of girls and women। सरकार जो है वो भी अपनी तरफ से कोशिश करती है कि ये सब चीजें जो है लड़कियों तक कम दाम में, ठीक है, या फिर मुफ्त में उन तक पहुंचाई जा सके, ताकि लड़कियां जब वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को जो है वो बरकरार रख सके। एज ए सोसाइटी, समाज के तौर पे, वी शुड ऑल मेक एफर्ट्स टू इंश्योर द अवेबिलिटी ऑफ नेसेसरी फैसिलिटीज इन स्कूल्स। और समाज के तौर पे हमें भी अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए, बड़ों को, आप लोग को नहीं, अभी आप लोग क्लास 7 में हो, ठीक है, ये नहीं कि आप लोग जाकर के, हाँ, लेकिन लड़कियों आप लोग को भी ये एक समझना चाहिए कि आपको भी ये सब चीजें जानकारी रहनी चाहिए। लेकिन तो एज अ सोसाइटी, समाज के तौर पे, वी शुड ऑल मेक एफर्ट्स, हम सबको ये कोशिश करना चाहिए कि नेसेसरी फैसिलिटीज, ये इस तरह की नेसेसरी फैसिलिटीज जो है वो स्कूल में भी अवेलेबल है, एंड पब्लिक प्लेसेस टू प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ठीक है, तो खास करके गर्ल्स के लिए ये सब जो है गवर्नमेंट्स के द्वारा भी ऐसा सिस्टम में लाया गया है, ऐसा हेल्प लाया गया है। कलेक्टिवली वी शुड मूव फॉरवर्ड, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, रिड्यूसिंग एनी स्टिग्मा अराउंड सैनिटरी पैड्स एंड हेल्पिंग इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ये किसी तरीके का भी मेंस्ट्रुअल पैड से लेकर के अगर कुछ गलत फहमी बना हुआ रहता है तो सबको दूर करने के लिए और मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बरकरार रखने के लिए उनमें मदद मिल सके लड़कियों को। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ यूज सैनिटरी पैड्स प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि गर्ल्स की जो भी आपने सैनिटरी पैड यूज किया है तो उसको डिस्पोज भी, उसको फेंक कर भी जो सही तरीके से आए प्रॉपर्ली, बाय रैपिंग देम इन न्यूज़पेपर एंड डिस्पोजिंग इनसाइड अ डस्टबिन। ये न्यूज़पेपर में लपेट करके फिर डस्टबिन में उसको डालें। दिस इज टू इंश्योर कम्युनिटी हेल्थ एंड एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस। ठीक है, तो ये हमारे आसपास का माहौल, वातावरण जो है वो साफ बना रहे, इन्फेक्शन जैसे चीजें भी हैं अगर तो वो आसपास में ना फैले, और इन्वायरमेंटल, ठीक है, पर्यावरण भी जो है वो स्वस्थ बना रहा है। These days, biodegradable sanitary pads are also available that are environment friendly। अब के समय में बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो कि नेचर में डिग्रेड हो सके, नहीं तो ऐसे सैनिटरी पैड्स भी अवेलेबल हैं। अब मुझे तो उतना जानकारी नहीं है, गर्ल्स इफ यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल। ऑलराइट, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डील करने जा रहे हैं वो फिर से है साइंस एंड सोसाइटी। ये तो साइंस एंड सोसाइटी में क्या है इसमें कि टू सपोर्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस सेवरल इनिशिएटिव्स। मेंस्ट्रुअल हाइजीन को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम MHS। अब इसके अंदर क्या है कि अंडर दिस स्कीम, राइट बच्चों, इसको वन बाय वन मैं रीड नहीं कर रहा हूं, आपके पास अगर
बुक है तो आप बुक से रीड कर लेना, नहीं तो आप इसको जीके के पर्पज से बस याद कर लेना कि गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव्स किए जा रहे हो, क्या मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव एंड स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स भी कुछ है। ओके, तो ये वीडियो पॉज करके भी अगर आप रीड कर सकते हो इसको, अगर आपके पास बुक नहीं है, ठीक है। नहीं तो अगर आपके पास बुक है तो वेरी गुड, आप उसको यहाँ से समझने की कोशिश करना। सो दीज आर दी साइंस एंड सोसाइटी, समाज में विज्ञान का क्या रोल है और किस तरीके से उसको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर द बोथ। और लेट फर्दर फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक कार्यकलाप कैसे। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग रीड कर रहे हैं वो है फिजिकल एक्टिविटीज। तो रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, ठीक है। एडोलसेंस के समय में रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली और पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो बच्चों क्या तुम लगातार या रेगुलरली जो है एक्सरसाइज करते हो या फिर गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो। व्हाट काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेस डू यू डू, किस तरीके के एक्सरसाइजेज जो है वो तुम करते हो। These activities will keep your body and mind fit and healthy, ये एक्सरसाइजेज जो हैं आपके बॉडी और माइंड को फिट और हेल्दी रखेंगे। बिल्ड अप योर स्टेमिना एंड बूस्ट योर मूड, ये आपके शरीर के स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा और आपके मूड को भी बढ़िया रखेगा। नाउ बैलेंस सोशल लाइफ, ठीक है, सोशल लाइफ को भी बैलेंस करके चलना है। कैसे, तो वी ऑल लिव इन ए सोसाइटी एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इन आवर डे टू डे लाइफ, हम लोग एक समाज में रह रहे हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। वी शुड ऑल बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर, हमें एक दूसरे से पोलाइट रहना चाहिए और रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। दिस हेल्प क्रिएट अ फेवरेबल एंड सेफ इन्वायरमेंट, अब ये मदद करता है फेवरेबल और सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करने में। सिंस एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय न्यू एक्सपीरियंसेस, एडोलसेंस जो है ये लाइफ का एक ऐसा समय है जिसमें नए एक्सपीरियंस फील होते हैं, इमोशंस, बहुत सारी भावनाएं फील होती हैं। वी मस्ट बी थॉटफुल एंड रिस्पॉन्सिबल वाइल इंटरेक्टिंग विथ अदर्स, तो हमें सोच समझ के और फिर जिम्मेदार तरीके से दूसरे से बात व्यवहार में भी अपना बात और व्यवहार भी रखना चाहिए, वेदर इन पर्सन और थ्रू सोशल मीडिया, नहीं चाहे वो पर्सन में हो, अकेले में वन बाय वन हो, बात हो रहा हो, या फिर लोगों के बीच में भी अगर बात हो रहा है, या फिर सोशल मीडिया, ठीक है, डिजिटल युग का बात किया जा रहा है कि अगर आप सोशल मीडिया में भी बातचीत कर रहे हो तो दिस इज द टाइम एडोलसेंट्स में फील अट्रैक्टेड टू देयर पियर्स, ठीक है। तो अब ये वो समय है कि एडोलसेंट्स जो है, मतलब कि मेल और फीमेल में जो है, बॉयज और गर्ल्स जो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन भी फील हो सकता है। एंड मिमिक देयर बिहेवियर, ठीक है, और उनके बर्ताव को वो कॉपी भी कर सकते हैं। टुडे दे ऑफन इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑनलाइन, और आज के समय में तो ये लोग ऑनलाइन भी हैं, ठीक है। बहुत सारे लड़के लड़कियां जो हैं ऑनलाइन अपना समय भी बर्बाद करते हैं और कहते हैं कि फालतू की चीजें में मतलब समय जो ज्यादा बर्बाद करने लग जाता है। फर्दर कोलैबोरेटिव लर्निंग इन एक्शन, तो यहाँ पे इमेज में दिखाया जा रहा है कि सारे लड़के लड़कियां जो हैं साथ में मिलकर के सीख रहे हैं। ओके, तो इसी तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैव मेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल फॉर ऑल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, अब ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो हैं, ठीक है, मतलब आधुनिक आधुनिक टेक्नोलॉजी को हिंदी में कहेंगे, अभी टेक्नोलॉजी का हिंदी याद नहीं आ रहा बच्चों, ठीक है, तो समझ लो कि आधुनिक टेक्नोलॉजी जो है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल कर दिया है सबके लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, मेक कनेक्शंस बनाने के लिए, इंटरेक्ट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत और बढ़ाने के लिए और फिर जानकारी शेयर करने के लिए विथ ईच अदर। वी शुड, अब ये वीडियो भी आप देख रहे हो तो विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है, आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से ही। और वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए बच्चों तो समझ में भी आ ही रहा होगा, और बहुत ही सेंसिटिव चैप्टर भी है ये, ठीक है, बहुत, क्योंकि आपका एज ग्रुप ही ऐसा है, ये तो बहुत ही सेंसिटिव चैप्टर भी है। मैं अपने लिमिट में तो समझाने का भी कोशिश कर रहा हूँ और होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, तभी आप वीडियो में यहाँ तक भी बने हुए हो। और अगर बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं बहुत सारी चीजें आप तक और इंटरेक्टिव वे में और इंफॉर्मेटिव वे में आप तक लाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए भी मुझे सपोर्ट मिलेगा। और फर्दर वी शुड यूज दीज प्लेटफॉर्म्स रिस्पॉन्सिबली फॉर द कलेक्टिव वेलबींग ऑफ ऑल, हमें ये प्लेटफॉर्म जो है जिम्मेदारी तरीके से उठाना से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि सबका जो है वो वेलबींग अच्छे तरीके से डेवलप हो सके। समटाइम्स वी नोइंगली और अननोइंगली यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स केयरलेसली, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जान के या फिर ना जानते हुए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से कर लेते हैं। सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम एल्डर्स एंड टीचर्स कैन हेल्प यूज देम प्लेटफॉर्म्स पॉजिटिवली, एक बड़ों से मदद लेकर के, गाइड लेकर के, या फिर टीचर से हेल्प लेकर के हम लोग इस प्लेटफॉर्म्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है साइबर बुलिंग को लेकर के, कि मजाक उड़ाना, छेड़ना, गलत जानकारी फैलाना और फिर पर्सनल कमेंट करना, ये सब क्या है, साइबर बुलिंग में काउंट होता है।
तो साइंस एंड सोसाइटी, जिसमें हम लोग रीड करेंगे साइबर बुलिंग के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है। तो साइबर बुलिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस सच एज फोन्स, computers and online platforms to harass others by sending misleading messages, spreading false rumors or sharing personal information without consent। ठीक है, तो साइबर बुलिंग जो है इसमें डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल करके, चाहे वो फोन हो, कंप्यूटर हो या फिर कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, तो किसी को परेशान करने के मकसद से, ठीक है, चाहे वो मैसेज गलत तरीके का मैसेज, फिर गलत अफवाह उड़ा करके या फिर पर्सनल किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करके बिना किसी के मर्जी के बगैर, तो ये सब क्या है, साइबर बुलिंग में होता है। तो आप लोग अपना डिजिटल प्रेजेंस भी उस तरीके का नहीं रखो, ठीक है। अगर आप जितना अपने आपको डिजिटल प्रेजेंस पब्लिक किए रखोगे तो वो उतना ही ज्यादा पब्लिक डोमेन में जाएगा भी, ठीक है। ये इंटरनेट के रिलेटेड का भी चीज है बच्चों, तो ये भी आपको सब चीज समझना रहेगा। However, if someone tries to bully you, लेकिन अगर तुमको कुछ इसके लिए परेशान करने लग जाता है, ठीक है, कि हम ऐसा कर देंगे, तुम्हारी जानकारी इसको बता देंगे, इस तरीके कर देता है, इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू फील स्केर्ड और हेल्पलेस। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको डरना नहीं है या फिर असहाय महसूस नहीं करना है। ठीक है, रादर हैंडल इट वाइजली एंड सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स। ठीक है, तो उसको अच्छे समझदार से, उस समझदारी के साथ उसका सामना करो और अपने पेरेंट्स और टीचर्स से इसके रिगार्डिंग मदद लो। ठीक है, तो उससे भी पहले अपने आप को इतना समझदार बनाओ, ठीक है, कि कोई आपको साइबर बुली कर ही नहीं पाए। ओके, तो उससे भी पहले, सबसे पहले अपने आप को समझदार बनाओ, कोई आपको साइबर बुली कर ही ना पाए। एडिशनली, यू शुड बी कॉशियस व्हेन अपलोडिंग एनी पिक्चर ऑनलाइन और शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर्स। इसके अलावा आपको कॉशियस होना पड़ेगा, क्वेश्चन मतलब कि सावधान भी रहना पड़ेगा किसी भी तरीके का पिक्चर अपलोड करने से पहले, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर किसी भी तरीके का पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए स्ट्रेंजर्स के साथ में। और फर्दर एक्टिविटी 6.4, लेट अस स्प्रेड अवेयरनेस। ठीक है, तो जानकारी को हम लोग अवेयरनेस को स्प्रेड करेंगे कैसे, तो वर्क इन ग्रुप्स टू डिजाइन पोस्टर्स एंड पैम्पलेट्स अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया बिहेवियर एंड पेस्ट देम एट डेजिग्नेटेड प्लेसेस इन द स्कूल। ठीक, तो अपने साथियों के साथ मिलकर के काम करना और कुछ सोशल मीडिया बिहेवियर के रिलेटेड जो है पोस्टर बनाना और उसको अलग अलग जगह पे स्कूल में चिपकाना। ऑल्सो फिल इन टेबल 6.14 बेस्ड ऑन द कलेक्टिव ऑब्जर्वेशंस, और इस टेबल को भी बनना अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे। डूज एंड डोंट्स टू बी फॉलोड ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया पे अभी आप लोग 7th क्लास में, आप लोग को तो यही सजेस्ट करेंगे सोशल मीडिया के चक्कर में पढ़ो ही नहीं, लेकिन आज के समय में इतना इजिली एक्सेसिबल है कि आप लोग भी इस्तेमाल करते ही होगे, अपना समय भी बिता रहे हो। अरे चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी आप लोग उसके ट्रैप में भी फंस जाते हो कई लोग। तो नो, डोंट गेट ट्रैप टू दिस सोशल मीडिया। ठीक है, डूज एंड डोंट्स, बी रेस्पेक्टफुल एंड काइंड। क्या नहीं करना चाहिए, तो शेयर पर्सनल फोटो स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं शेयर करना चाहिए, या किसी के साथ भी नहीं शेयर करना चाहिए। क्या जरूरी है यार, फोटोज फैमिली के बीच में रखो। ठीक है, फिर डोंट्स में बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों को समय के साथ अभी नहीं समझ में आएंगी, डिजिटल वर्ल्ड में चेंजेस होते ही रहेंगे। Alright, the next point which we are going to read is avoiding harmful substances, learn to say no। ठीक है, ऐसे substances को भी अवॉइड करना है, और हार्मफुल मतलब नुकसानदेह सब्सटेंसेस को और ना कहना सीखना पड़ेगा। तो किस चीज के लिए रिलेटेड है ये, सम पीपल इंक्लूडिंग योर पियर्स मे टेम्प्ट, परसुएड, फोर्स और क्रिएट प्रेशर ऑन यू टू कंज्यूम हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो कुछ लोग, या हो सकता है कि आपके साथी ही क्यों ना हो, वो आपको उकसा सकते हैं, जबरदस्ती कर सकते हैं, या फिर ऐसा प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे हार्मफुल सब्सटेंसेस को कंज्यूम करने के लिए, आपको लेने के लिए। तो हार्मफुल सब्सटेंसेस कैसे हो सकते हैं, जैसे टोबैको, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल, इस तरीके की चीजें, और इवन लाइफ थ्रेटनिंग इलीगल ड्रग्स। ठीक है, या फिर हो सकता है कि इलीगल ड्रग्स को भी। ठीक है, तो भाई लीगल कहने का मतलब कि विच आर नॉट लीगल, देन हाउ आर दे एबल टू सेल इट, ये तो वो बिक कैसे रहे फिर। ओके, कोई बात नहीं। सम एडोलसेंस इज मार्क्ड बाय क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट। कुछ एडोलसेंस जो है वो क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट में इसको ग्रहण कर भी लेते हैं, एब्सॉर्ब कर भी लेते हैं। एडोलसेंस माइट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सच पीपल एंड ट्राई दिस सब्सटेंसेस। ठीक है, तो किशोरावस्था में जो लड़के लड़कियां हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, असर में आ जाते हैं ऐसे लोगों के, और इन सब सब्सटेंसेस को ट्राई भी कर लेते हैं। These substances are not just harmful to physical and mental health but are also addictive। ये सब्सटेंसेस जो हैं ये सिर्फ फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है, बल्कि बहुत एडिक्टिव भी है। दिस मीन्स दैट वंस पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग देम, इसका मतलब कि एक बार इंसान अगर इसको कंज्यूम करना शुरू कर दे, दे डेवलप अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू टेक देम अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो एक बार इसको अगर कंज्यूम करना शुरू कर दे तो उनके अंदर बार बार इसको लेने का आदत भी लग जाता है, लत लग जाता है। ओवर टाइम दे स्टार्ट यूजिंग देम रेगुलरली, और समय के साथ इसको रेगुलरली यूज कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सब्सटेंस एब्यूसिव। तो इसी को सब्सटेंस एब्यूसिव कहा जाता है, एब्यूज कहा जाता है।
तो यहाँ पे दो इमेज दिया हुआ बच्चों, कैसे कि बिहेव बिफोर और आफ्टर करके। तो कंडीशन ऑफ द लंग्स बिफोर एंड आफ्टर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू बीड़ी सिगरेट स्मोक। ठीक है, गली मोहल्ले में कई जगह इस तरीके की दुकान मिल जाएंगे, ठीक है, कई जगह। ठीक है, और वो दुकान खोलने का परमिशन भी कौन दिया? तो सरकार दिया है। बनाने का परमिशन भी कौन दिया? तो सरकार दिया है। बेचने का परमिशन भी कौन दिया? तो सरकार दिया है। आपको क्या चीज का परमिशन दे रहा है? तो आप पढ़े लिखे बनो और उसको कंज्यूम नहीं करो। ठीक है, बस यही आप लोगों तो एक चीज है। बाकी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या है कि वो पहुंच सके, वो ज्यादा फैसिलिटी अवेलेबल है पर। ठीक है, हर गली मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पे, हर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, यहाँ तक कि पब्लिक प्लेसेस पे भी, एयरपोर्ट हो, बड़े बड़े होटल, सब जगह बहुत सारी चीजें हैं जो अवेलेबल है, इजिली एक्सेसिबल है। लेकिन ये फोटो की मदद से आपको बस ये समझाया जा रहा है कि अगर आप कंज्यूम नहीं करोगे तो ऐसा हेल्दी रहेगा, और कंज्यूम करोगे तो ऐसा अनहेल्दी लंग्स रहेगा। Someone who is addicted today might have started once with just one time। ठीक है, तो आज के समय में अगर कोई एडिक्टेड है तो वो बस एक बार से स्टार्ट किया होगा। Say no to addictive substances। ठीक है, तो एडिक्टिव सब्सटेंसेस को ना कहना सीखो, द फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम, पहली बार भी और हर समय भी। यूजिंग these substances can cause serious health problems। अब इन सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करने से शारीरिक हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकता है, सच एज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, जैसे सांस लेने की दिक्कत आना, मेमोरी लॉस, याददाश्त कमजोर होते चला जाना, एंड डैमेज टू द लंग्स, और हमारे फेफड़े को भी डैमेज कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज की मदद से जैसे दिखाया गया है, डैमेज टू द लंग्स। डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का सब्सटेंस यूज किया गया है। टू स्टे हेल्दी it is important to completely avoid these substances and make healthy choices instead। और तो स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन सब चीजों को अवॉइड किया जाए और हेल्दी चॉइस को स्वीकार किया जाए। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेन फर्म एंड कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजन टू से नो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप विनम्र तरीके से रहें और इसे ना भी कह सकें, चाहे वो आपका दोस्त हो, कोई अजनबी हो, या फिर कोई भी अगर जबरदस्ती भी कर रहा है तो इन सब चीजों को ना कहना सीखना रहेगा आपको। ठीक है, मुझे ध्यान रखना है, इन हार्मफुल सब्सटेंसेस से, सब्सटेंस एब्यूजेस से आपको ना कहना सीखना है। द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग एडिक्शन इज सीकिंग हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो किसी भी तरीके का एडिक्शन में अगर फंस चुके हो बच्चों, नहीं फंसे हो तो बहुत अच्छी बात है, और होप कि नहीं फंसे ही हुए ही जाना। ठीक, तो यही कि आप अपने परिवार से और दोस्तों से मदद मांगो, एंड टॉकिंग टू ट्रस्टेड पीपुल, और ऐसे लोगों से बात करो जिन पे आपको विश्वास हो, सच एज पेरेंट्स और टीचर्स, जैसे आपके माता पिता हो गए या फिर आपके टीचर हो गए। काउंसलिंग एंड मेडिकल एडवाइस कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन हैंडलिंग सच सिचुएशंस। ठीक है, काउंसलिंग, डॉक्टर से सलाह लेना, या फिर किसी भी तरीके का अगर मेडिकल का जरूरत पड़ता है तो ये भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है ऐसे सिचुएशन में। रिमेंबर योर हेल्थ एंड योर फ्यूचर आर इन योर हैंड, चूज वाइजली। ये भी ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, हर तरीके का नशीला पदार्थ दुकानों में मिल जाएगा आपको, लेकिन आपका स्वास्थ्य और आपका भविष्य आपके हाथ में है। 7th क्लास में ही बता दिया जा रहा है, बड़े होकर के मत कहना कि, जैसे मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि बिक रहा है, तो बड़े होकर के आप भी मत कहना। आपको हेल्थ रहना है, बिकेगा ही बिकेगा। ठीक है, आपको लोग दिख ही जाएंगे कॉर्नर में कहीं पे खड़े होकर के सिगरेट फूकते हुए, बीड़ी फूकते हुए। ठीक है, फिर आप उनको जाकर नहीं कह सकते क्यों फूक रहे हो, वो आपको जवाब दे देंगे, क्योंकि कुछ भी तरीके का फालतू का यार बहस वहस करने मत जाना। ठीक है, ये नहीं पता यही सब चीजें तो। ठीक है बच्चों, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये बहुत ही सेंसिटिव चैप्टर है, आप लोग का एज ग्रुप भी बहुत ही सेंसिटिव वाला है, तो मैं आपको स्वस्थ रहने के लिए ही सलाह दूंगा कि आपका हेल्थ, आपका भविष्य आपके हाथ में है, तो समझदारी के साथ उसको चूज करें। ऑल राइट, फिर से साइंस एंड सोसाइटी आ गया यहाँ पे, विज्ञान और समाज क्या है इसके रिगार्डिंग, तो नशा मुक्ति भारत अभियान। ठीक है, नशा मुक्त भारत अभियान। ठीक है, तो ठीक है, नशा दारू शराब सिगरेट सब भी बन रहा है। ठीक है, अगर बनना ही बंद हो जाता है, ऐसे ही नशा मुक्त हो जाएगा। तो नहीं, तो बनना बंद नहीं करके बस कंज्यूम करना बंद करेंगे तो उसी को भारत नशा मुक्त भारत अभियान कहा जाएगा। सो लीव ऑल दीज थिंग्स, अब कंज्यूम नहीं करना, से स्टार्ट टू से नो टू दीज थिंग्स। ऑलराइट, नाउ द टॉपिक which we are going to read is the why question for adolescents। ठीक है, why question मतलब क्यों। अब क्या इसके रिगार्डिंग, we now understand the different changes in adolescence and also know some ways to handle it। हम लोगों ने अब एडोलसेंस के समय में बहुत सारे चेंजेस को समझा और उसको हैंडल भी करना है विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ। बट आई वंडर व्हाई दिस चेंजेस अकर एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं और इसी समय में क्यों हो रहे हैं। So further, many changes in adolescence, including menstruation and other signs of puberty, are mainly due to hormones। नहीं तो बहुत सारे चेंजेस जो हैं किशोरावस्था में, एडोलसेंस के समय में, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हो या फिर प्यूबरिटी से रिलेटेड हो, वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं।
certain chemical produced in our bodies. So what are hormones? These are the chemicals which are produced in our bodies. Hormones play a crucial role in regulating various aspects of growth and the development. हार्मोन्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड, कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जिससे हमारा बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन करता है. दे आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड आर रिलीज्ड एट एन एप्रोप्रिएट टाइम. ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं और अलग एप्रोप्रिएट टाइम पे ये रिलीज भी होते रहते हैं इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन, जैसे जैसे हमारा ब्रेन इसको सिग्नल देता है. सम हार्मोन्स इन्फ्लुएंस मूड एंड बिहेवियर. कुछ हार्मोन्स जो है वो हमारे मूड और बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं. बाय स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, जागरूक रह करके, सीकिंग सपोर्ट और मदद लेकर के, एंड गाइडेंस व्हेन नीडेड. ठीक है, तो जागरूक रह करके, सपोर्ट सहारा लेकर के या फिर गाइडेंस का भी जरूरत लेकर के जब जरूरत पड़े, एंड मेकिंग हेल्थी डिसीजंस, और स्वास्थ्य वाला डिसीजन लेकर के, यू कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर ईयर लाइफ अहेड. ठीक है, आप जो है एक बहुत ही मजबूत बेस बना सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हो आगे की जीवन के लिए. ठीक है, अब आगे की जीवन के लिए क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि एडोलसेंस वो स्टेज है जब बॉडी जो है अपने एडल्टहुड के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है. ठीक है, तो अपने आगे की जीवन के लिए आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो, मजबूत बना सकते हो. ऑलराइट बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. अब हम लोग एंटर कर रहे हैं नटशेल में. चलो इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं इन अ नटशेल. इसमें क्या है कि एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ चेंज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. एडोलसेंस वो पीरियड है बदलाव का चाइल्डहुड से लेकर के एडल्टहुड तक का समय का. इट जनरली बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 10 ईयर्स एंड यूजुअली लास्ट अंटिल 19 ईयर्स. ये आमतौर पे 10 साल से स्टार्ट हो जाता है और 19वीं साल तक चलते रहता है. Adolescence is marked by significant and characteristic physical, biological and emotional changes. Adolescence जो है ये फिजिकल बहुत सारे चेंजेस से मार्क किया जाता है, जैसे सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल, बायोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस से रिलेटेड भी. फर्दर, फीचर्स दैट हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल बट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो वो फीचर्स, वो खास बातें जो है जो कि मेल को फीमेल से अलग अंतर दर्शाती हैं, लेकिन ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व नहीं है, इन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है. प्यूबरिटी इज द स्टेज इन विच द बॉडी ऑफ अ चाइल्ड अंडरगोज ऑब्जर्वेबल एंड इंटरनल चेंजेस. प्यूबरिटी वो स्टेज है जब किसी बच्चे का बॉडी जो है वो बहुत सारे इंटरनल चेंजेस से भी गुजरता है. ठीक है, ऑब्जर्वेबल चेंजेस जो कि बाहरी फिजिकल चेंजेस से भी जो कि ऑब्जर्व हो सकते हैं, और इंटरनल चेंजेस से भी गुजरता है जो कि ऑब्जर्व नहीं होते हैं. टू डेवलप इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब इंटरनल चेंजेस वो इतना एडल्ट हो सके कि वो रिप्रोड्यूस भी कर सके. एडोलसेंस इन गर्ल्स इज ऑल्सो मार्क्ड बाय स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. एडोलसेंस गर्ल्स में जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी मार्क किया जाता है कि वो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स में, ड्यूरिंग विच देयर इज अ डिस्चार्ज ऑफ ब्लड जनरली आफ्टर एवरी 28 to 30 डेज. जिसके समय में गर्ल्स के बॉडी से ब्लड का डिस्चार्ज होता है हर 28 से 30 दिन के बाद. अ प्रोसेस कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, जिसे मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस कहा जाता है और आमतौर पर पीरियड भी कहा जाता है. मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबरिटी एंड जनरली एंड्स बाय द एज ऑफ 45 to 55 ईयर्स. मेंस्ट्रुएशन जो है वो प्यूबरिटी के साथ शुरुआत होता है और 45 से 55 ईयर्स के बीच में खत्म हो जाता है गर्ल्स में. ठीक है, बॉयज में तो मेंस्ट्रुएशन का कोई मतलब ही नहीं है. एडोलसेंट्स फेस सेवरल इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस. सो फिजिकल चेंजेस के अलावा जो है एडोलसेंट्स जो है उसमें इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं. ईटिंग अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट, maintaining good personal hygiene and participating in physical activities help adolescents to stay healthy. ठीक है, बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट को कंज्यूम करने से, फिर पर्सनल है गुड बढ़िया से पर्सनल हाइजीन साफ सफाई बरकरार रखने से और फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से एडोलसेंट्स जो है वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं. दे कैन स्टे हेल्दी. एडिक्टिव सब्सटेंसेस सच एज टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द बॉडी एंड माइंड. ठीक है, नशा वाली चीजें जैसे तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, तो इनका हमारे बॉडी और माइंड पे भी बहुत सारा असर पड़ता है. इट इज वाइज टू से नो टू दीज सब्सटेंसेस एंड स्टे अवे फ्रॉम देम. ठीक है, तो ये समझदारी की बात है कि हम ऐसे सब्सटेंसेस को ना कहें और इनसे दूर रहें. Changes that take place in the body during adolescence are primarily controlled by certain chemicals. ठीक है, तो चेंजेस जो कि हमारे बॉडी में होते हैं एडोलसेंस के समय में वो कुछ खास तरीके के केमिकल्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं. प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं. दिस केमिकल्स आर कॉल्ड हार्मोन्स. ठीक है, तो एक और इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों ये हार्मोन्स, जो कि केमिकल्स हैं हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे एडोलसेंस में लिए और जो इमोशंस को, फिर बिहेवियर्स को, ये सब कुछ चेंजेस को जो इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस में इनका असर हाथ होता है हार्मोन्स का, और हमारे माइंड के द्वारा
और सिग्नल भेजा जाता है इनके प्रोडक्शन के लिए। प्रॉपर गाइडेंस एंड अवेयरनेस हेल्प एडोलसेंट्स मैनेज फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इफेक्टिवली। ठीक है, तो इसीलिए पेरेंट्स को और टीचर्स के लिए भी ये चैप्टर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चों को, खास करके किशोरावस्था में जो बच्चे हैं, उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस के लिए, ताकि वो उनका शारीरिक, व्यवहारिक और फिर भावनात्मक तरीके से भी सही तरीके का विकास हो। Alright, बच्चों, so this is the end of the chapter. The name of the chapter was Adolescence, a stage of growth and change. क्वेश्चन आंसर को हम लोग क्वेश्चन आंसर की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो थैंक यू फॉर दिस। और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सेंसिटिव चैप्टर है बच्चों, ठीक है। एडोलसेंस, आप लोग का एज ग्रुप जो है बहुत ही सेंसिटिव है, तो इसको मैंने अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया है और आपको समझ में भी आया होगा, तभी आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो। थैंक यू फॉर डैट। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और वीडियो को लाइक भी कर देना। शेयर करने के लिए तो मैं कह ही रहा हूँ, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं आपके लिए और आपके पास इंफॉर्मेशनल एजुकेशन कंटेंट जो है वो बहुत ही इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव वे में और ला सकूँ आप तक। वो जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है ये क्लास 7 का साइंस बुक का चैप्टर था, एडोलसेंस, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। ओके, इसके अलावा अगर ऑनलाइन ट्यूशन चाहते हो साइंस और मैथ से रिलेटेड, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर या वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट दीज सर्विसेज आर पेड, ठीक है, ये सर्विसेज पेड है। और अगर किसी तरीके का सर्विस चाहिए, फ्री सर्विस चाहिए, तो आप वेबसाइट पे जाकर के किसी भी पोस्ट में आप कमेंट कर दो, उसका जवाब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, बट एज पर द एबिलिटी ऑफ टाइम, ठीक है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। ओके, जाने से पहले जेकन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, क्वोरा पे भी है। सभी जगह से लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो। या फिर बच्चों, तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, मैं सब पे कुछ ना कुछ टाइमली अपडेट करता ही रहता हूँ, ठीक है, तो सबसे आप अपडेटेड भी रहोगे। ओके, तो जिनको आता है उनके रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।